तो आज एक ऐसी जगह का जनसंवाद कर रहे हैं जिसे हम गांव कहे या शहर कहे, ये भी अतिशयोक्ति होगी अगर इसको शहर भी कह दिया जाए। 30,000 के आसपास जनसंख्या हो चुकी है और जो विकास है अब बिना नगर पालिका के नहीं हो सकता, इसीलिए हमने एमएलए साहब कहते हैं कि स्वरूप सिंह नाम के किसी राजा व्यक्ति के नाम से इसका नाम पड़ा था। लगने पड़ा था पूर्व भरा है। बड़े बड़े नेता सरूगंज के अंदर है, फिर भी कोई समस्या का सुनवाई नहीं हो रही है। हमसे बड़े बड़े नेता हैं, बहुत सारे बड़े नेता नाम नहीं लिया जाता, वो अपने आप में सब समझ जाएंगे। और जो स्वरूपगंज के 2 एंट्री पॉइंट है, दोनों तरफ पानी हमेशा भरा हुआ रहता है, जगह जगह रोडों पर खड्डे पड़े हुए हैं। इससे तो बहुत बड़ी रिस्क है कि ऐसी स्थिति में भूकंप वगैरह आ जाए, भूकंप के थोड़े से झटके से गिर सकता है, ये गिर सकता है और ऐसी स्थिति में फिर हादसा बड़ा होना ही है। बड़े बड़े जो वादे करे तो वादे तक ही सीमित रह गए, उससे ज्यादा कोई काम नहीं किया गया। पीने की पानी यहाँ पे है ही नहीं है। कहाँ पानी है? वो भी नहीं है, कुछ नहीं, अब है ही नहीं है पानी की। उनका इंटेंशन था कि मेरे नाम से एक नगरी बसे स्वरूप सिंह जी महाराज का, तो उन्होंने स्वरूप को बसाया, तो वो ₹1.25 या जो भी उस समय का रहा होगा नारियल, तो उस पर उन्होंने लोगों को पट्टे बहुत सस्ती दर पे दिया था, लेकिन आज करोड़ों और लाखों करोड़ों की वैल्यू हो गई है। सारी समस्या ये कि सबसे बड़ा तो ये पुल, लोगों का आने जाने की समस्या है सबसे मोटी। तो ये पानी भर जाता है, अगर बारिश हो जाए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तक ये पूरा पानी भर जाएगा और कीचड़ इतना है कि व्हीकल यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, जैसा कि रिक्शा निकल रहा है। गोचर पर अतिक्रमण की हमें जानकारी मिली, तो इसको लेकर पंचायत ने क्या एक्शन लिया या आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। बाय बाय टू यू मम्मी मम्मी, भैया भैया, भाभी भाभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों का जनसंवाद किया गया। एक अंतिम पंचायत जो बाकी थी, मैंने कहा था कि एक पंचायत बाकी रही है। जी हाँ, उस पंचायत का नाम है भावरी पंचायत और भावरी पंचायत के हम एक गांव एक हिस्से में मौजूद है जिसे हम स्वरूपगंज कहते हैं। स्वरूपगंज धीरे धीरे एक शहर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ हम बात करें तो जूनी धनारी और नई धनारी का हिस्सा है, दूसरी तरफ हम बात करें तो भावरी का हिस्सा है और तीसरी तरफ हम बात करें तो नई भावरी का हिस्सा है और चौथे भाग में हम बात करें तो इंदिरा कॉलोनी का ये हिस्सा है। इस प्रकार ये बढ़ता ही जा रहा है। न जाने कितने घर, कितनी संख्या यहाँ पर बढ़ी है। पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो 20 से 30,000 की यहाँ पर पॉपुलेशन होगी, जिसके लिए यहाँ पर मांग उठती रही है कि इसको नगर पालिका बनाया जाए। स्वरूपगंज में धार्मिक कार्यक्रम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। रामनवमी की बात करें, नवरात्रा की बात करें या गणेश विसर्जन की बात करें, बहुत ही बड़े लेवल पर स्वरूपगंज में धार्मिक आयोजन और ये कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं, जो देखने लायक होते हैं और दिल को लुभावने लगते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही बड़ा हिस्सा है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, बाकी सारे शोरूम, बाकी सारे कुछ यहाँ पर शोरूम्स बनते जा रहे हैं, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। बात करें तो बैंक्स यहाँ पर HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, इस प्रकार से बहुत सी बैंक्स भी यहाँ पर है, जिम भी यहाँ पर है, प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पर है, बहुत कुछ सुविधाएं यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो एक शहर कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम स्वरूपगंज पंचायत में यहाँ पर गाँव में स्वरूपगंज में यहाँ घूम रहे हैं, जो भावरी पंचायत का हिस्सा है। यहाँ की समस्याओं को हम जानकर हम जाएंगे भावरी और ये सारी समस्याओं को लेकर हम पहुंचेंगे पंचायत में, जहाँ पर सरपंच से हम वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। तो ये एक तरफ नेशनल हाईवे 27 और एक तरफ जैसा कि हम स्वरूपगंज में आ चुके हैं, तो ये मुख्य आते ही सबसे पहली जगह ये गंदगी, आप देखेंगे कि गंदगी का कितना ये आलम पूरा सटा हुआ है। चारों तरफ वहां तक देखे तो ये गंदगी, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो स्वागत ऐसा किया है कि गंदगी से स्वागत किया। आइए देखते हैं और क्या क्या समस्याएं सामने आती है। तो जैसा कि हाईवे से सटा हुआ ये स्वरूपगंज, यहाँ पर ये जो बसें जो आ रही है, तो ये बसें यहाँ पर आवागमन की सुविधा के लिए हाईवे के टच में तो ये सुविधा जरूर है, लेकिन बसें अंदर नहीं आती है या अंदर आती है, इसकी जानकारी हम लोगों से लेंगे। आवागमन के लिए सबसे बढ़िया या अच्छी जगह हम कह सकते हैं और मार्केट भी काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण कि ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ की समस्याओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में जानते हैं। शुभ नाम आपका? सलमान जी, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है, यहाँ पर आए दिन बरसात के अंदर मैनवाड़ा और बजरंग चारा के बीच में इतना खासा पानी भरा रहता है कि आने जाने वालों की भारी समस्या ये है, क्योंकि शमशान घाट भी यहीं पड़ता है, ईदगाह का भी रोड यहीं पड़ता है। लोग यहाँ से निकलते हैं शमशान के लिए, परेशान होते हैं, बॉडी ले नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर लोग ड्रॉ करवाने आते हैं, सेंसर वाली गाड़ियाँ डूबती रहती है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत भाविक स्थिति यहाँ पर।
और ये पानी ग्रामीण भरने की सबसे बड़ी हाँ, समस्या। सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ पर ग्रामीण खड़े उनसे एक बार पूछ के देखो, कंफर्म करो कितनी समस्या है। पर ये पानी भरने की समस्या हमें सामने आई है, इनसे जानते हैं कतरो पानी भरी जाए और अड़त लगने पड़ा तो पूरा भरा कौन पूरा भरी पूरा भरा है मतलब कोई पैदल निकलवा रहा कोई रास्ता कोई रास्ता नहीं पैदल लो कोई साधन भी नहीं निकल साधन साधन को साधन बंद पड़ा मैं रास्ता में तो हमारे बंद बाबा बंद पड़ा मोटरसाइकिल गाड़ी बंद पड़ा मतलब ज्यादा पानी भरी जाए कितना टाइम से भरी थी ओ भरा था वो टाइम तो हुआ तो मतलब लंबा टाइम की समस्या समस्या पहले तक कोई समाधान नहीं हुआ वो समाधान नहीं हुआ है सरगुन मौजूद है, एक तरफ पेट्रोल पंप में, सामने HDFC बैंक है और मेरे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं, SBI ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक है। शुभ नाम सर आपका? लक्ष्मण लाल। लक्ष्मण लाल जी, क्या क्या सुविधा आपके यहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर अकाउंट खोलना, लेन देन करना, सारा पैसे जमा करना, विड्रॉल करना, मतलब SBI से संबंधित सभी SBI के संबंधित सारा काम। SBI के अलावा यहाँ पर बाकी बैंक के सभी बैंक अदर बैंकों का भी निकल जाता 10,000 तक। क्या यहाँ आसपास क्या समस्या आपको महसूस होती है? ये बस पानी की देखो इस पूरी पड़ जाता है यहाँ पर। ये आगे काम चालू हो तो ये पानी निकासी के लिए व्यवस्था नहीं है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे साथ एक युवा साथी मौजूद है सरगुन में। पहले तो नमस्कार, शुभ नाम सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम भुवनेश मीणा है जी। यहाँ स्वरूपगंज से मीणावास। आपका सरगुन का पूरा परिचय कि नामकरण कैसे हुआ, क्या क्या विशेषता है, कितने लोग यहाँ निवासित है और क्या क्या यहाँ विशेष चीजें हैं जो एक गांव में नहीं होकर यहाँ पर है? स्वरूपगंज के हालांकि हमारे स्वरूपगंज कस्बे के रूप में आता है, ज्यादा जानकारी तो इतनी नहीं है। बाकी कहते हैं कि स्वरूप सिंह नाम के किसी राजा व्यक्ति के नाम से इसका नाम पड़ा था और ये स्वरूपगंज कस्बे में आता है। पंचायत हमारे भावरी लगती है और ये हमारे जिले की सबसे बड़ी पंचायत है, राजस्थान की तीसरे नंबर की पंचायत है। और जनसंख्या के हिसाब से देखने जाए तो अभी कोई 9-10 हजार जीवित वोटर हैं यहाँ पे और जनसंख्या 17, 15, 16 के लमसम है। तो एक नगर पालिका का दायरा मतलब आ सकता है। बिल्कुल सर। तो नगर पालिका के लिए यहाँ पर मांगे उठती रही है? नगर पालिका के लिए कई बार मांगे भी उठी है और 2016-17 शायद डिजिटल सर्वे भी हो चुका है यहाँ पे और कई बार यहाँ से ज्ञापन भी दिए हुए, बुद्धिजीवियों ने भी दिए, जनप्रतिनिधियों ने भी दिए हुए। अगले कार्यकाल में संभावना कह रहे थे लेकिन अभी तक ऐसी कोई मतलब खबरें आ नहीं रही है। लेकिन एक दायरे के हिसाब से मतलब नगर पालिका का जो कंटेस्ट होना चाहिए वो पूरा है ग्राम पंचायत भावरी का, एरिया को लेके, जनसंख्या को लेके, क्षेत्र को लेके। तो जैसा कि हम ये देखें कि किसी गांव में, इतने गांवों का हमने जन संवाद किया, किसी गांव में हमें ना पेट्रोल पंप देगा, ना हॉस्पिटल देखा, ना इतनी सारी बैंकें दिखी, और ये एक जो अपन गांव का या शहर के ये एक विचार बन जाता है कि एक व्यक्ति इसको किस तरीके से सरगुन को देखे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है। जैसे ये है तो पंचायत है लेकिन कस्बे और शहरी के बीच का ये अपनी बात कह सकते हैं। यहाँ स्वरूपगंज में आसपास में पेट्रोल पंप भी है। स्वरूपगंज की आबादी में 2 पेट्रोल पंप है, एक तो स्वरूपगंज में प्रवेश करते हैं उस तरफ भी, एक स्वरूपगंज के बाहर तरफ जाते हैं वहाँ भी है। रही बात लगभग नेशनलाइज और सारी बैंकों का यहाँ लगभग समावेश है। यहाँ व्यापार मंडल की दृष्टिकोण से भी देखने जाए तो विस्तार बहुत बड़ा है, मतलब बड़े बड़े व्यापारी भी है, होलसेल वगैरह है। मतलब ये जिले के मतलब प्रॉपर मतलब व्यापार मंडल में भी हमारे स्वरूपगंज का नाम आता है। सबसे बड़ी जो समस्या है जैसे ट्रोमा सेंटर का है, जैसे यहाँ आसपास के गांवों का जमावड़ा हद से ज्यादा है, एक्सीडेंट मतलब बहुत होते रहते, आदिवासी बाहुल्य चित्र ज्यादा है। तो हमारे यहाँ एक तो ट्रोमा सेंटर का होना अति आवश्यकता है, ठीक है, एक जनसंख्या के हिसाब से और एक आसपास के गांवों के जमावड़े के हिसाब से ट्रोमा सेंटर। और दूसरा सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ समस्या है मतलब बस स्टैंड को लेके, बस स्टैंड की एक सही जगह अगर कोई व्यवस्था हो जाए तो लोगों को क्या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन से भी लोग आते हैं और हाईवे, नेशनल हाईवे स्वरूपगंज के दोनों तरफ से बीच में होके निकलता है। तो उस व्यवस्था को देखते हुए बस स्टैंड भी होना जरूरी है। जी जी जी। शुभ नाम सर? मेरा नाम पवन अग्रवाल है, पंचायत समिति पिनवाड़ा सदस्य हूँ मैं। जी बिल्कुल। तो आपका आज स्वरूपगंज का हम जन संवाद करें मारवाड़ लाइव से, तो स्वरूपगंज की क्या क्या विशेषताएं सर है, व्यापारिक दृष्टिकोण से, बाकी दृष्टिकोण से विशेष चीजें क्या है और क्या क्या समस्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। पवन जी, स्वरूपगंज सिरोही जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और व्यापारिक दृष्टि से भी यहाँ बहुत अच्छा यानी व्यापार है। किराना का मार्केट, कपड़ा मार्केट, बर्तन मार्केट और मोबाइल और इलेक्ट्रिक मार्केट में स्वरूपगंज का अपना आप में वर्चस्व है और करीब 70-80 गांव यहाँ पूरे लगते हैं। वनवासी अंचल का पूरा प्रभाव रहता है यहाँ और वनवासी क्षेत्र के लोग अपने घरेलू सामान और भी कुछ भी अगर सामान है तो उस खरीदने के लिए स्वरूपगंज स्टेशन पर आते हैं। और सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के कारण कई समस्याएं भी खड़ी होती है
क्योंकि पंचायत अपने स्तर पर हर समस्या का निवारण नहीं कर सकती। इसीलिए हमारी मांग भी है सरकार से कि नगर पालिका और पंचायत समिति का यहाँ गठन किया जाए। ये मांग लगभग कितने टाइम से चल रही है और कौन कौन से नेताओं के सामने, व्यापार मंडल या सभी लोगों ने रखी है ऐसे? नगर पालिका की मांग पिछले कई 5 वर्षों से चल रही है। आज स्वरूपगंज की जो वाटर है वो 11,000 के आसपास है और 30,000 के आसपास जनसंख्या हो चुकी है और जो विकास है अब बिना नगर पालिका के नहीं हो सकता। इसीलिए हमने एमएलए साहब, सांसद साहब सबके सामने हमने मांग रखी है कि ये गांव को नगर पालिका बनाया जाए और बीच में तो इसे पंचायत समिति बनाने की घोषणा भी हुई थी, पर तो क्यों रुकी ये सरकारी तंत्र ही जाने, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। युवा साथी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। शुभ नाम आपका? गौरव अग्रवाल। गौरव जी, क्या क्या समस्या है यहाँ पर है आपके स्वरूपगंज? गांव के अंदर काफी समस्या बनी हुई है। एक तो यहाँ क्या पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। एक अपने जो बजरंग चौराहे पे पानी काफी ज्यादा बढ़ता है और एक ये शोरूम है ना, ये क्या नाम है, शीतला माता मंदिर की तरफ, यहाँ बहुत ज्यादा पानी बढ़ता है और जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। आगंतुओं को काफी बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये समस्या क्या है, इतने मतलब बड़े बड़े नेता स्वरूपगंज के अंदर है, फिर भी कोई समस्या का सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से बड़े बड़े नेता है? बहुत सारे बड़े नेता, नाम नहीं लिया जा सकता, वो अपने आप में सब समझ जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े जो वादे करे तो वादे तक ही सीमित रह गए, उससे ज्यादा कोई काम नहीं किया गया। वादे पूरे नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। आज तक नाम आपका? सौरभ अग्रवाल। सौरभ जी, कौन कौन से बड़े नेता है? नाम तो सर आपको भी पता है और हम भी जानते हैं। नाम तो आप भी उजागर नहीं कर सकते, हम भी उजागर नहीं कर सकते, लेकिन जो भैया बड़े भाई ने जो समस्या बताई है उसके ऊपर तो समस्या है जो उनके ऊपर तो एक्शन लेना ही चाहिए। और सबसे मेन जो समस्या है वो आवारा पशुओं की, जो पूरे दिन इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए इन लोगों को। इसमें एक वीडियो भी यहाँ का आया था कि आवारा पशु हॉस्पिटल में यहाँ कहीं झगड़ रहे थे और लोगों के लगी, ऐसी कोई जानकारी? बहुत ये जो आप जो बता रहे हैं ना, ये कम से कम जो लगने वाली जो समस्या है वो कम से कम 10 आदमियों के साथ यहाँ पर हो चुकी है ऐसे। ये आवारा पशुओं की। स्वरूपगंज के जनसंवाद में हमें एक शख्स मिले हैं जिनसे हमें मुलाकात हुई। जब हम घरट का जनसंवाद कर रहे थे तो घरट पंचायत क्षेत्र के मालेराम हम गए, जहाँ पर रामेश्वर महादेव मंदिर, तो श्रावण सोमवार के दिन हम गए थे। तो मनोज जी से वहाँ पर मुलाकात हुई थी और बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पर इतिहास जाना था वहाँ का। तो आज फिर मुलाकात हुई है, तो एक बार फिर आपका मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। सर नमस्कार। पहले तो सर हम चर्चा करेंगे आपके स्वरूपगंज के बारे में कि स्वरूपगंज का इतिहास, विशेषताएं, ऐसी क्या यूनिक चीजें हैं जो बाकी गांवों में नहीं है? स्वरूपगंज सिरोही जिले की सबसे बड़ी मंडी है, व्यापारिक मंडी है। स्वरूपगंज व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ऊंचे स्तर पर यहाँ व्यापार है। आज किसी भी प्रकार का व्यापार ले लीजिए, चाहे कपड़ा मार्केट ले लीजिए और किराना व्यापार ले लीजिए, फर्नीचर की भी बहुत ऊंची ऊंची दुकानें यहाँ पे। मोबाइल स्तर ने हमारे स्वरूपगंज में आज आधुनिक क्षेत्र के अंदर मोबाइल की जो दुकानें हैं यहाँ पे अब एक अलग परचम लहराया है। यहाँ पे आज आसपास के क्षेत्र ही नहीं, गुजरात से भी लोग यहाँ मोबाइल लेने के लिए स्वरूपगंज में आते हैं। लेकिन जितनी बड़ी व्यापारिक मंडी है, इतनी व्यवस्थाएं यहाँ प्रशासनिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। जैसा कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो होनी चाहिए। आज स्वरूपगंज खुद आधारभूत सुविधाओं से वंचित है। जैसे पंचायत भी नहीं है, पंचायत भी हमारी स्वरूपगंज की बावरी ग्राम पंचायत लगती है, जबकि ये नगर पालिका क्षेत्र में आना चाहिए। स्वरूपगंज में जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उतनी आज स्वरूपगंज तरस रहा है। इसी वजह से तरस रहा है कि स्वरूपगंज एक भौतिक स्तर पर स्वरूपगंज की पहचान ही नहीं है। जो पहचान होनी चाहिए वो पहचान नहीं है। स्वरूपगंज अपनी पहचान बना ही नहीं पा रहा है। यहाँ के विधायक महोदय वगैरह इस स्तर पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विधायक महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि स्वरूपगंज ग्राम पंचायत का कहीं कुछ भला करें आप, तो यहाँ की जनता आपको धन्यवाद ज्ञापित करेगी, व्यापार संघ भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करेगा। और यहाँ पे वास्तान जी का, जैसे मुनि जी महाराज हमारे स्वरूपगंज में बैठते थे, तो आज उनकी इतनी बड़ी कृपा है इसमें कि आज सिंगल कैजुअलिटी, ऐसे कोई हादसे वगैरह नहीं होते हैं। आज यहाँ पे बहुत शांति प्रिय गांव है ऐसा देखा जाए तो। जैसा कि अपन इसमें चर्चा करें तो जैसे रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है, और तो रेलवे स्टेशन की क्या इतिहास है या क्या कौन कौन सी गाड़ियाँ लगती है या पहले किस लिए बना था, ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर? ऐसी कोई रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन पहले स्वरूपगंज को स्टेशन नाम से ही पहचाना जाता था। आसपास के क्षेत्रों में, स्वरूपगंज आसपास के गांवों में लोग ये कहते थे कि अपने को स्टेशन जाना, ना कि स्वरूपगंज जाना है। और रेलवे स्टेशन पे यहाँ विशेष कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ मैं फिर यही आऊंगा कि जनप्रतिनिधि विशेष ध्यान नहीं देते। यहाँ पे लोकल गाड़ियां चलती हैं। स्वरूपगंज व्यापार मंडल ने और पूरे गांव का सहयोग लेकर
यहाँ विरोध प्रदर्शन किया था रेलवे पर जाकर। अरावली एक्सप्रेस जो आमान परिवर्तन से पहले यहाँ रुकती थी और उसके बाद रेल मंत्रालय ने उसको नहीं रोका यहाँ पे, तो लड़ाई लड़कर पूरे स्वरूपगंज के ग्राम वासियों ने हुंकार भरी और लड़ाई लड़कर उसको यहाँ पे ठहराव करवाया। इसके बाद अभी हमारी यही डिमांड रहती है, हमारे फिर जनप्रतिनिधि अभी जालोर सांसद जो है जालोर सिरोही के लुम्बाराम जी से हमारी यही विनती है कि आप हमको यहाँ पे कम से कम 2 गाड़ियां और दिलाएं। एक बीकानेर बांद्रा की हमको विशेष जरूरत है यहाँ पे। तो आपके मारवाड़ लाइव के माध्यम से मैं उनसे भी ये मांग करता हूँ कि हमको आप हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो रेल मंत्रालय तक हमारी बात पहुंचाए और स्वरूपगंज को ये व्यवस्था दिलवाएं आप। तो मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, साबरमल जी अग्रवाल, जो होलसेल व्यापारी किराना यहाँ पर है। इनसे हम वार्तालाप करेंगे। सर, मुख्य समस्या है आपके स्वरूपगंज की? रोडों की ऐसी हालत है कि पैदल चलना भी यहाँ दुश्वार है। जगह जगह रोडों पर खड्डे पड़े हुए हैं और जो स्वरूपगंज के 2 एंट्री पॉइंट है, दोनों तरफ पानी हमेशा भरा हुआ रहता है और उसमें खड्डे भी पड़े रखे, तो गाड़ी भी जब अगर लेकर निकलते हैं तो टायर कब कहाँ फंस जाए उसका कोई पता नहीं चलता है और इसमें एक्सीडेंट का भी खतरा है। और भी काफी समस्या है, जैसे पानी निकासी की बड़ी समस्या है। बारिश का जो पानी बढ़ जाता है तो दोनों तरफ नालियां में पानी जाता नहीं है, वो पानी रोड के माध्यम से ही निकलता है और रोड कहीं ऊंचा नीचा होता है तो रोड पे भरा हुआ रहता है। क्या क्या समस्या है स्वरूपगंज में? अपने गांव में दोनों एंट्रेंस जहाँ गांव से घुसते अपन, दोनों जगह इतना पानी भरा हुआ है, आधा टायर पानी के अंदर डूब जाता है और पूरे गांव के रोड टूटे हुए हैं। पूरे गांव में बहुत समस्या है, गाड़ी चलाने में समस्या आती है सबको। तो जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जितने भी रोड है स्वरूपगंज के और जो भी एंट्रेंस है उसको सुधारने की जल्द से जल्द प्रयास करें। पानी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ता है। कुछ हादसे वगैरह होते हैं लोगों के गिरने की वगैरह? लोग गिरते भी है, चोटें भी आती है लोगों को और पूरे बाजार में हर जगह स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं। कई स्पीड ब्रेकर से लोग गिरते भी है, खड्डे हो रहे पूरे बाजार में। पंचायत सरपंच या कोई नेता यहाँ नहीं आते? कोई भी नेता यहाँ पे नहीं आता, कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकाल रहा है। हर जगह खड्डे हो रहे, पूरे स्वरूपगंज में हर जगह खड्डे हो रहे हैं। बारिश के समय बहुत ज्यादा समस्या आती है। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है। शुभ नाम सर आपका? संदीप जी, क्या समस्या है यहाँ पर? ये यहाँ पे रोड पूरा कितने साल से वो लोग आते हैं, थोड़ा बहुत मिट्टी डालते हैं और सीमेंट डालते हैं और वापस वैसा का वैसा रोड हो जाता है, पता नहीं क्यों। और इतने यहाँ पे गिरे भी है, बहुत सारे लड़के लोग सब गिरे हैं और चोट भी आई है। और मेरे ख्याल से कितने साल से ये रोड ऐसा का ऐसा ही है। कौन सा एरिया ये स्वरूपगंज? ये पुराना बस स्टैंड रोड है। पुराना बस स्टैंड रोड है। यहाँ पे कभी भी अभी तक रोड का कुछ इन्होंने मरम पट्टी कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया है। हमेशा पूरा खड्डा और बारिश में पूरा पानी इधर जमा हो जाता है, उससे बीमारी भी होती है और बहुत सारे बच्चे आजू बाजू के बीमार हो जाते हैं उससे। टाइम से ये स्थिति है यहाँ पर? ये समझ लो ना, है मेरे ख्याल से 3-4 साल से ऐसा ही है। कुछ बदलाव नहीं है। हमने कंप्लेंट भी किया, ऑनलाइन कंप्लेंट किया, सब किया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं देता। पंचायत में शिकायत की, उसका कोई एक्शन? पंचायत में अभी तक हमने तो नहीं किया, मगर वो दूसरे लोग ने किया है ऐसा सुनने में आया है मुझे। मगर उन्होंने भी कुछ, पंचायत वालों ने भी कुछ एक्शन लिया नहीं है, कुछ नहीं लिया है। स्वरूपगंज के हम एक क्षेत्र में आए हैं, रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ, इंदिरा कॉलोनी के यहाँ पर। तो मेरे पीछे ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता इस तरफ रोहिड़ा की तरफ जाता है, रोहिड़ा से पासा है, उस तरफ बुला है वगैरह, इस प्रकार से बहुत से गांव रोहिड़ा के आसपास वहाँ लगते हैं। इंदिरा कॉलोनी के यहाँ पर हम मौजूद है, हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद है। पहले तो नमस्कार बहुत बहुत साहब। शुभ नाम साहब आपका? इंदिरा कॉलोनी के यहाँ आसपास में लगभग यहाँ कितने घर होंगे अपन बात करें तो? संख्या 200-250 घर होंगे। यहाँ की क्या क्या समस्या ऐसी है जो पंचायत के कभी ध्यान नहीं दिया है? पुल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नल नहीं है। ये जो है ये पानी भरता है, ये समस्या है। लोगों को बहुत परेशानी होती है आने जाने के लिए। पीने के पानी की व्यवस्था? पीने बिल्कुल पानी नहीं है इंदिरा कॉलोनी में, व्यवस्था नहीं है। खाली एक हैंडपंप लगा हुआ है, बाकी कोई नल वल कुछ नहीं जी। लाइट की भी, लाइट कभी आती है कभी नहीं आती है, 4-4 दिन लाइटें काट लेते हैं। इसको लेकर पंचायत में कभी शिकायत की? पंचायत ने पंचायत में की, इलेक्ट्रिक बोर्ड में की, कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता। ये बड़ी समस्या है यहाँ, बड़ी समस्या है। चुनाव के टाइम में नेता वगैरह यहाँ पर आते हैं? कोई सब आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, बाद में कोई नहीं आता है। तो अपनी इंदिरा कॉलोनी में यहाँ क्या क्या समस्या है? सारी समस्या ये सबसे बड़ा तो ये पुल, लोगों का आने जाने की समस्या है सबसे मोटी। इसका कोई अंडर ब्रिज होगा, ये पानी भर जाता है, पानी में भर जाता है। कितना पानी भरता है? लगभग पाइप डूब जाए इतना पूरा? अभी तो कोई ऐसी समस्या तो नहीं, मशीन लगी हुई है,
ये मशीन नहीं हो तो आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ अभी एक वो भाई साहब बता रहे थे कि पीने के पानी की समस्या इंदिरा कॉलोनी में ज्यादा है। हाँ तो है ही है हाँ। पानी घरों तक नहीं पहुंचा है, क्या समस्या है? नहीं, सब लोग हैंडपंप पर भरने जाते हैं, हैंडपंप भी नहीं है व्यवस्थित, खराब हो रखे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। वार्ड पंच सरपंच वगैरह अब सब है लेकिन कोई ध्यान देते नहीं है। एरिया ऐसा है, एरिया ऐसा मतलब यानी कि मतलब लोग कैटेगरी के यहाँ लोग रहते हैं, आदिवासी बस्ती है वगैरह जो भी है, तो ये चलती नहीं है। क्या समस्या है बोलो? ये हमारे लोगों के यहाँ ये समस्या है, आदिवासी क्षेत्र लगता है तो कम से कम 25-30 गाँव के लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं और यहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं वो परेशान हो रहे हैं हमारे, ये तकलीफ है। और जाने के लिए 10 रुपए टिकट देना पड़ता है, देना पड़ता है, अंदर यहाँ से ऑटो में जाते हैं 10 रुपए टिकट देना पड़ता है, आने जाने की बहुत समस्या है। पुल पार करना है तो 10 रुपए ऑटो में देना पड़ते हैं। और दूसरी बात ये पुल में पानी आ गया तो गाड़ियां भी बंद हो जाती है और तो यहाँ आने जाने की बहुत दिक्कत आ रही है। और कोई बूढ़े आदमी है, कोई है, कोई वहाँ से सामान लाना है, उठा के लाना 20-30 रुपए देने पड़ते हैं। और दूसरी बात यहाँ से कोई जाने के लिए रास्ता बने तो बहुत अच्छा है। 8 बजे बाद में पहले जाने वालों को डर भी लगता है, अंधेरा पड़ता है, लोग डरते हैं, चोरी झगड़ा वगैरह ऐसा कोई हो भी सकता है। एक साल पहले झगड़ा हुआ, मारपीट हुई थी, बहुत समस्या आती है, रात को उतारे लूट लेते हैं, वो है ऐसा लोग फंस जाते हैं। जान जोखम में डाल के जाना है, फुल जोखम है। मोबाइल लूट या बच्चों को यहाँ पंचायत वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रही, सरकार के हिसाब से बैठे रहते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रही। छोटा अंडर ब्रिज दे दे मैंने, गाड़ी घोड़े नहीं निकले चले, बाइक निकल जावे, छोटा अंडर ब्रिज पैदल वाला वो भी चले, 10 फुट का एक खड्डा दे करके भी दे दे क्या अंडर ब्रिज, तो भी हमारे लिए काफी। ये सबसे बड़ी समस्या जो इन्होंने बताई कि जो RUB है ये, और यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भरता है, जो लोगों को, स्कूल के बच्चों को यहाँ से निकलना पड़ता है। तो जितने भी नेतागण यहाँ पर जो सुन रहे हैं, जो भी अधिकारी है या सांसद महोदय तक भी बात पहुंच रही है, ये जो गंभीर समस्या है इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर रात के अंधेरे में हादसे होने की भी संभावना है, पानी भी ज्यादा भरता है और जैसा कि बता रहे हैं कि होते ही है इस प्रकार के हादसे। और जो इनकी मांग है कि छोटा सा आने जाने का सही रास्ता बन जाए तो बेहतर रहे। एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या लाइट की, ठीक है ना। लाइट मतलब दिन दाड़े काटते रहते हैं, न रात को रहती है न दिन में रहती है, काटते तो 4-4 घंटे काटते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ कैसी है? सर पानी की तो इतना सर व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी यहाँ पे है ही नहीं है। कहाँ पानी यहाँ वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, ही नहीं है पानी की। एक पीने के पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है यहाँ ज्यादातर। कितने टाइम से है ये तो मैं कम से कम 1 साल से देख रहा हूँ ऐसा ही। 1 साल से ये अगले साल भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। मतलब पानी भरा और कीचड़ हुआ और निकलना नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं है ना, कहाँ से निकलेगा, रास्ता ही बेकार है, तो फिर रास्ता ही खड्डा है तो पानी भी कहाँ से निकलेगा। तो पंचायत वगैरह किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, नेताओं ने वगैरह? वो तो मैं बाजार वाले ने को मालूम होगा, हम तो आते जाते तो बाजार में यही देख रहे हैं, हर बार यही देख रहे हैं, हर बार की स्टोरी। जैसा कि हम स्वरूपगंज के एक दूसरे कोने पर यहाँ पर हम मौजूद है, ये देखो यहाँ की स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। अभी इतना पानी है जिसमें अभी 2 दिन से पिछले बारिश नहीं हुई है। अगर बारिश हो जाए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तक ये पूरा पानी भर जाएगा और कीचड़ इतना है कि व्हीकल यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। जैसा कि रिक्शा निकल रहा है, कितनी स्थिति में यहाँ से निकल रहा है, बाइकें निकलती हुई आपने देखी। तो ये एक और गंभीर समस्या है यहाँ पर, जहाँ पर कीचड़ ही कीचड़, और ये बहुत ही बड़ा इशू, बहुत बड़ी समस्या है। स्वरूपगंज का जनसंवाद चल रहा है और बजरंग चौराहे से पास से जो 4 लाइन की सर्विस लाइन जा रही है, यहाँ पर ये गंदगी का आलम आप देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बदबू भी यहाँ पर मार रहे हैं। एक तरफ ये पूरी ये गंदगी यहाँ पर सटी हुई है और दूसरी तरफ ये चारों तरफ। और पीछे मेरे आप एक दृश्य देख रहे हैं कि वो पीछे जो निवास स्थान बना हुआ है, वो पंचायत समिति पिंडवाड़ा के जो प्रधान महोदय है नितिन बंसल जी, उनका निवास स्थान है। तो आप ये देख सकते हैं कि उनके निवास स्थान के बिल्कुल नजदीक या सामने ही ये गंदगी का ये आलम है। और स्वरूपगंज का जनसंवाद चल रहा है, इसी प्रकार बने रहे, बाकी जगहें भी आपको बताएंगे। जैसा कि स्वरूपगंज का जनसंवाद चल रहा है, तो स्वरूपगंज में लोगों ने हमें बताया कि स्वरूपगंज मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के लिए भी प्रसिद्ध है और बाहर से यहाँ पर बहुत से ग्राहक लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। तो एक अलग ही पहचान है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के सेक्टर में एक बेहतरीन व्यापारी हमारे साथ में मौजूद है, शैलेंद्र जी रावल। इनसे हम वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ इस व्यापार में किस प्रकार आगे बढ़े और स्वरूपगंज के बारे में भी जानेंगे। पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। सर बिल्कुल सही बताया आपने। स्वरूपगंज
एक अच्छा व्यवसायिक मंडी कह सकते हैं, जहाँ पर खास करके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ही बढ़िया मार्केट है। और इसका मेन कारण ये है कि मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक के आप कहे हर चीज़ में स्वरूपगंज एक अव्वल अच्छा मतलब मार्केट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है कि सराउंडिंग इसके आसपास के 100 विलेज 100 के अबाउट जो गाँव यहाँ लगते हैं और उनके सारे कस्टमर यहाँ मतलब आते हैं, इसलिए मतलब यहाँ थोड़ा अच्छा रश वगैरह रहता है। ये लगभग कब से शुरुआत यहाँ पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सामग्री की हुई, और एक ऐसा कौन सा पीक टाइम था तब ये अचानक इतना बड़ा ऐसा? मोबाइल की शुरुआत तो जैसे कि जब अपने यहाँ सबसे पहले माउंट आबू में BSNL का टावर लगा था, तो उस टाइम से मोबाइल का रुझान चालू हो गया था। तो स्टार्ट तो हम ही ने स्टार्ट में सबसे पहले मोबाइल का वगैरह हमारे वेलकम मोबाइल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया, कस्टमर बढ़ते गए, तो काफ़ी दुकानें भी हो गई, अच्छा मार्केट सेट हो गया अभी इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल का। जैसा कि ये जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि आसपास के गांव इस प्रकार लगते हैं, तो इन गांवों का स्टेशन से क्या समझ है और रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ जानकारी कोई पुरानी? जी, स्वरूपगंज तो वैसे मतलब नया नगर ही कह सकते हैं। पहले रोहिड़ा जो आस पास में हमारे हुआ करता था, रोहिड़ा नितोड़ा, ये पुराने मतलब गाँव थे, जहाँ पर ये स्टेशन मतलब रोहिड़ा के स्टेशन के तौर पे विकसित हुआ। इसको ठेसन बोलते थे पहले, रोहिड़ा का स्टेशन था, रोहिड़ा रोड कह सकते हैं जो स्टेशन था। और यहाँ से देशावर काफ़ी लोग जाते थे रोहिड़ा से, जैसे काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए, तो उनका स्टेशन के तौर पर स्वरूपगंज को स्टेशन बनाया गया था। तब से ही इसका विकास शुरू हुआ और अच्छा मार्केट डेवलप हो गया। और दूसरा कि हाईवे और रेलवे दोनों कनेक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पे मतलब सब सुविधा अच्छा हुआ, मार्केट के लिए, लोगों के लिए, मतलब व्यवसाय के लिए अच्छी फैसिलिटी मिलती गई, तो इसलिए यहाँ व्यापार अच्छा पनप गया। ऐसी कौन कौन सी मांगे सर यहाँ पर जो लंबे टाइम से उठ रही है और जिनका समाधान नहीं हुआ है? मांगे तो बहुत सी है, मतलब एक स्वरूपगंज इतना बड़ा व्यवसायिक नगर है, इतनी बड़ी व्यवसायिक मंडी है, इसको व्यापार के हब के तौर पे मतलब अगर विकसित किया जाए तो भी मतलब अच्छा रहेगा। बाकी प्रशासन, गवर्नमेंट का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ पे कमी तो देखा जाए तो सारी कमियां ही है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ अभी भी ग्राम पंचायत है, इतना बड़ा व्यवसायिक नगरी होते हुए, इतनी पॉपुलेशन होते हुए यहाँ मतलब नगर पालिका की सख्त आवश्यकता है तुरंत, लेकिन यहाँ अभी तक नगर पालिका नहीं की गई है, इसलिए यहाँ का विकास पूरा अवरुद्ध हो रखा है। यातायात के साधनों के बारे में बात करें तो क्या सभी साधन यहाँ मिल जाते हैं लोगों को? नहीं, यातायात साधनों में जैसे पहले बस स्टैंड पहले अंदर की तरफ था, तो वहाँ बस स्टैंड स्वरूपगंज में मेन बस स्टैंड ही नहीं है अभी तक, तो ये एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। बाहर हाईवे पर जाके वहाँ बस के लिए वगैरह खड़ा रहना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम है एक तरह से। एक और सवाल सर ये जानना चाहूंगा, जैसा कि हम हर गाँव में गए तो उन गाँवों के इतिहास के बारे में और नामकरण के बारे में जानकारी ली, तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्वरूपगंज का क्या इतिहास रहा है? स्वरूपगंज का इतिहास तो जैसे इसके नाम से ही पता चल जाता है कि महाराजा स्वरूप सिंह जी थे, सिरोही के हमारे दरबार, उन्होंने बसाया था। तो स्टार्ट में यहाँ पे लोगों को बसाने के लिए स्टेशन की वजह से स्वरूपगंज नगर को बसाया गया था। तो इसको बसाने के लिए शुरुआत में उन्होंने बहुत फ्री यानी नारियल लेके पट्टे दिए थे। यहाँ एक नारियल द्वारा पट्टा यहाँ जगह ले लो। तो स्टार्ट में रोहिड़ा वगैरह के गाँव के आसपास के लोगों ने काफी जमीन वगैरह यहाँ ली थी और धीरे धीरे मार्केट अच्छा पनप गया। ये उस वक्त नारियल लेकर मतलब जमीन दी गई ऐसा? जी, मतलब नारियल यानी वही आप कह सकते हैं उस समय का ₹1.25 या जो भी अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट में, यानी लोगों को बसाने के लिए उनका इंटेंशन था कि मेरे नाम से एक नगरी बसे स्वरूप सिंह जी महाराज का, तो उन्होंने स्वरूपगंज को बसाया। तो वो ₹1.25 या जो भी उस समय का रहा होगा नारियल, तो उस पर उन्होंने लोगों को पट्टे बहुत सस्ती दर पे दिया था। लेकिन आज करोड़ों और लाखों करोड़ों की वैल्यू हो गई है और मतलब काफी रेट बढ़ गया इधर। यहाँ वैसे तो काफी चीजों की जरूरत है, जैसे देखा जाए तो एक स्पोर्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स होना चाहिए यहाँ। जैसे अब इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव में, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल आसपास के गांव में लोगों ने करी है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट ने, तो यहाँ जरूरत थी। स्वरूपगंज से रोज कम से कम 10 बसें भर के लोग यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाहर जाते हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो है स्वरूपगंज के अंदर सख्त जरूरत थी, जो गाँव में बना दी। लेकिन अब वहाँ ना तो स्टाफ प्रॉपर है, कई कमी है, गाँव के बच्चे जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते इंग्लिश को, तो ये एक माइनस पॉइंट भी है। स्वरूपगंज में अब इन चीज़ों की तरफ मतलब अच्छे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वगैरह उनको ध्यान देना चाहिए इस टाइप से, यानी जैसे इंग्लिश मीडियम की स्कूल होनी चाहिए, स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा एक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए आसपास में। जैसे आदिवासी बेल्ट के छात्र आते हैं, यहाँ आदिवासी छात्रावास भी है, तो अगर स्पोर्ट्स की भी सुविधा यहाँ मतलब की जाए तो अच्छे खिलाड़ी बाहर आ सकते हैं। जी, हम मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज में। यहाँ की दिशा और दशा देखते हैं कि कैसी यहाँ पर व्यवस्था है, कैसा कुछ परिणाम रहा है और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर विद्यार्थियों को और स्टाफ को महसूस हो रही है। मेरे साथ संस्था प्रधान महोदय भगवाना राम जी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं विद्यालय की स्थितियों के बारे में। नमस्कार और बहुत बहुत सर स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सर। सबसे पहला सर सवाल यही मैं करना चाहूँगा कि आपके विद्यालय में कितने पद है और कौन कौन से पद रिक्त हैं, और वो रिक्त होने से सर क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है? विद्यालय के अंदर लगभग 16 पद रिक्त हैं, स्वीकृत पद 45 हैं। उसमें से जो रिक्त पदों की पूर्ति तो जैसे तैसे हमारे पास में लैब असिस्टेंट और इधर उधर से कर देते हैं, या शैक्षिक कार्य व्यवस्थित चला रहे हैं।
और 4th क्लास और के अंदर केवल एक बुढ़िया है। 4th क्लास की स्थिति थोड़ी दयनीय है, बाकी मिनिस्ट्रियल स्टाफ बाबू वगैरह है वो है अभी पर्याप्त है। सर, पद रिक्त होने के साथ में ये जानना चाहूंगा कि परिणाम में इससे क्या फर्क पड़ा, और गत वर्ष का परिणाम हम बात करें या उससे पहले भी बात करें तो आपका परिणाम किस प्रकार का रहा है? परिणाम की जहाँ तक बात करें तो सम्मेलन, गत वर्ष सम्मेलन जो चला शिक्षा विभाग की ओर से, उसके द्वारा लगाए गए शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया गया और बहुत अच्छा परिणाम रहा। 10वीं का परिणाम 91 से ऊपर रहा और 12वीं का कला, कॉमर्स और साइंस का 100% रहा। 2-3 बच्चों ने मेरिट भी ली। सर, ये जानना चाहूंगा कि हम इन संसाधनों के अलावा भौतिक संसाधनों की अगर बात करें तो फर्नीचर वगैरह या बाकी व्यवस्था और भवनों की स्थिति, क्या भवन पर्याप्त है या नहीं है, ये सारे कुछ भौतिक संसाधनों की हम बात करें तो क्या पूर्ण है या कोई कमी है? भौतिक संसाधनों की बात करें तो फर्नीचर लगभग पर्याप्त है, लेकिन टूटा फूटा वो तो विद्यालय स्तर पर हम मैनेज कर देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन विद्यालय भवन की जहाँ तक बात है तो विद्यालय भवन है बहुत पुराना है, चूने और ये पत्थर से बना हुआ है और चूना और ये उसमें से निकलता रहता है, पट्टियों से सीमेंट वगैरह गिरता रहता है बच्चों के ऊपर। सर, एक सवाल ये करना चाहूँगा कि खेलकूद के मामले में आपके विद्यालय का परिणाम कैसा रहा? बच्चे खेलकूद में जाते हैं तो कौन कौन से खेल में जाते हैं और क्या कुछ अचीवमेंट उन्होंने इनाम या पारितोषिक आगे से पद प्राप्त किया? देखिए, हमारे विद्यालय में अप्रैल 2024 से वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त है, लेकिन फिर भी हम खेलकूद के रूप में बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। हायर करके बुला करके सेवानिवृत्त पीटीए को बुला करके हम ये प्रयास करते हैं कि हमारी जो परंपरा है, ये विद्यालय वॉलीबॉल के अंदर जिले में सर्वश्रेष्ठ है और सदा बना रहता है। और इस साल भी हमें आशा है कि वॉलीबॉल के अंदर शारीरिक शिक्षक नहीं होते हुए भी ये सर्वप्रथम आएगा, ऐसी में आशा है। इसके अतिरिक्त एथलेटिक्स के अंदर भी बच्चे पोजीशन लाते हैं। तीरंदाजी में हर वर्ष है वो स्टेट पे बच्चे जाते हैं। तो इस प्रकार से खेल कूद की स्थिति देखें तो बहुत अच्छी है और अनुमानित लगभग 20-25 लड़के हर साल स्टेट करते हैं इस विद्यालय से। अंत में सर एक अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि जैसा कि जनसंवाद हुआ तो स्वरूपगंज में हमने बहुत से लोगों से बात की, तो ये जो जनसंवाद का वीडियो स्वरूपगंज से बहुत से व्यापारी है, बहुत से भामाशाह है, बहुत से लोग देखेंगे, तो उन सभी को मैं ये संदेश हर जगह हम जाकर हम देते हैं हमारे मारवाड़ लाइव के माध्यम से कि जो आपका विद्यालय है, इस विद्यालय में किन किन वस्तुओं की, चीज़ों की किन की कमी है, जो कमी वो भामाशाह देके और पूर्ण करने के लिए आगे आए, तो क्या क्या कमी विद्यालय में यहाँ पर है? सर, विद्यालय की कमी तो सबसे पहले तो भौतिक रूप से भवन की है, बाकी तो लगभग विद्यालय संपन्न है। फर्नीचर भी टूटा हुआ है, लेकिन वो तो हम विद्यालय स्तर पर ठीक करवा लेंगे। इसके अतिरिक्त यदि भामाशाह या जनप्रतिनिधि या सांसद, एमएलए, यदि ये नोडल विद्यालय है, यदि विद्यालय के लिए एक बड़ा हॉल बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि ये नोडल विद्यालय होने के कारण कई प्रकार की मीटिंगें होती रहती है, एसडीएम की, बीएलओ की, और भी कोई भी अधिकारी आता है तो ये पीओ विद्यालय और नोडल विद्यालय होने के कारण यहाँ आते हैं और बैठकें होती रहती है। तो एक बड़े हॉल की महती आवश्यकता है। यदि कहीं ये ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो और भी सोने में सुहागा हो जाएगा। जनसंवाद चल रहा है, हम विद्यालय में मौजूद है, संस्था प्रधान महोदय से तो बातचीत हो चुकी है, यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, स्टाफ से वार्तालाप करते हैं कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पर इनको महसूस हो रही है और क्या क्या कमियां हैं विद्यालय में जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। नमस्कार सर, शुभ नाम सर? नमस्ते, भूपेंद्र कुमार पुरोहित। मुख्य समस्या जो विद्यालय की है, विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। वर्षा ऋतु के अंदर पानी टपकता है, छात्रों को बैठाने की समस्या है। अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को सबको अवगत करवा दिया लिखित में, मौखिक रूप से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे सर कितने भवन है जहाँ पर पानी गिरता है? लगभग 1-2 कमरे होंगे, 1-2 कमरे छोड़ करके सभी कमरों में पानी गिरता है। बिल्कुल समस्या है और बच्चे परेशान रहते हैं, बाहर बिठाना पड़ता है और कभी कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तो हमेशा आशंका बनी रहती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई नहीं। विद्यार्थी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये जो भवनों की स्थिति है कितने टाइम से और क्या स्थिति है। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। लक्ष्मण। कौन सी क्लास में आप? 12th। आप 12th, कमल मीणा 12th। तो ये जो समस्या है, ये भवनों की स्थिति कितने टाइम से? ये बहुत लंबे टाइम से समस्या ऐसी की ऐसी है, इसका कोई निवारण नहीं है। कोई निवारण नहीं। लंबे टाइम से? लंबे टाइम से धूल मिट्टी गिरती है, तो मिट्टी गिरती रहती है। सिर्फ तो पानी भी गिरता है बरसात? पानी भी गिरता है, यहाँ पानी गिरता रहता है, ज्यादा गिरता है।
ऐसी स्थिति में फिर कहाँ जाते हैं सभी बच्चे पढ़ने के लिए? बाहर ले जाते हैं या बाहर बिठाते फिर बाहर भी तो बारिश जैसा मौसम होता है, फिर अंदर बारिश इस प्रकार से यूं ही चलता है, पढ़ाई रुक जाती है बाद में हमारी। पढ़ाई रुक जाती है। तो इसको लेकर कोई नेता वगैरह किसी को यहाँ से इन्वॉल्व करवाया हो या आपके विद्यालय में कोई आया हो, उसको अधिकारी को बताया हो, ऐसे कोई? आते हैं पर इसका कोई निवारण नहीं होता। नहीं दे रहे? नहीं, बहुत टाइम से ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। 60 साल हो गए। 60 साल? ये भवन जैसा है, मतलब ऐसा वैसा ही है। अभी नवीनीकरण इसका नहीं अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ। इससे तो बहुत बड़ी रिस्क है कि ऐसी स्थिति में भूकंप वगैरह आ जाए, भूकंप के थोड़े से झटके से गिर सकता है ये, गिर सकता है, और ऐसी स्थिति में फिर हादसा बड़ा होना ही है। विद्यालय की इतनी गंभीर स्थिति है और इस प्रकार अगर ये भवन किसी स्थिति में भूकंप वगैरह से अगर गिर जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा? क्या स्थानीय नेता जिम्मेदार होंगे या सांसद महोदय होंगे या विधायक महोदय होंगे? ये जवाब ये खंगालना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वरूपगंज जैसा एक व्यापारिक शहर या एक ऐसा गांव तो बहुत ही व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा बना हुआ है और वहां पर विद्यालय की ऐसी स्थिति है, ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। विद्यालय में एक शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम वार्तालाप करते हैं। नमस्कार सर, शुभ नाम? नमस्कार सर, आपसे मेरा नाम विजय कुमार माली है, वाइस प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर। जी, ये जानना चाह रहा था मैं, विद्यालय में आपके खेल का मैदान सर है या नहीं है, और है तो किस स्थिति में? सर यहाँ खेल का मैदान बहुत अच्छी अवस्था में है, हमारे उधर ही एक है, बहुत बड़ा है, क्रिकेट का मैदान है, उसमें सारे खेल होते रहते हैं और साथ में अभी MLA फंड से जो आप पीछे देख के आए होंगे, बास्केटबॉल का मैदान है, नवीनीकरण हुआ है और अच्छा मैदान है। खेल मैदान में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना दूर है जो खेल मैदान आप बता रही है यहाँ विद्यालय से? ये कोई ज्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है। DR मेमोरियल स्कूल है, उसके पास में ही है। उसके पास में परिणाम के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ बात करें तो विद्यालयों का यहाँ पर शिक्षा के प्रति रुझान कैसा है? जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं तो भाषा की समस्या आती है और बच्चे जो मतलब पंजीकृत तो बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन विद्यालय में उनकी संख्या उपस्थिति प्रतिशत बहुत कम रहता है। ऐसा कुछ यहाँ पर कैसा माहौल है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ उपस्थिति भी अच्छी रहती है और जैसे कोई बच्चा 75 से लो रहता है तो हम उनको नोटिस देते हैं, उनके पेरेंट को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि आपके बच्चे की उपस्थिति कम है, ताकि बच्चा रेगुलर रहता है और ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ आती नहीं है। और आप कह रहे होगे उनके उच्चारण में, उनके लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज वाली थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ग्रामीण प्रीवियस से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं तो वहाँ उनके जो टोंग होती है वो थोड़ा रहता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे उनको प्रेरणा दी जाती है कि आप न्यूज़ चैनल पे देखें, उनको डिबेट को देखें, उनको आप जो भी है हिंदी में ही बात करें, तो आपका जो उच्चारण है वो भी सही हो जाता है और हम उनको प्रेरित करते रहते हैं। जनसंवाद चल रहा है, हम मौजूद है यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज में, कक्षा 12 में हम मौजूद है, जिसमें कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी यहाँ पर मेरे साथ है। एक विद्यार्थी मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम वार्तालाप करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान्यता अग्रवाल है। यहाँ आपके क्लास में क्या क्या समस्या है या विद्यालय में क्या समस्या है, पढ़ाई में क्या क्या समस्या आ रही है? पढ़ाई में तो जैसे बिजनेस और अकाउंट के टीचर नहीं है, तो मतलब होते तो ऐसे तो है, पर मतलब वो लेक्चरर नहीं, अगर लेक्चरर होते तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती। और कक्षा में मतलब ये क्लास पानी गिरता है, पानी भी गिरता है और ये जाले और ये सब आ रहे हैं। मतलब क्या नाम है आपका? कौशिक से था। कौशिक जी, क्या समस्या है? ये जो दो अध्यापक बताए, ये अध्यापक नहीं है एक तो आपकी क्लास में, और पानी गिरता है, पानी गिरने की समस्या है। यहाँ पर बाथरूमों की वगैरह स्थिति किस प्रकार की है? सही स्थिति ठीक है, बाकी कोई समस्या है? पीने का पानी, पीने के पानी खराब आता है। खराब आता है? पीने का पानी खराब आता है? लगभग कितने टाइम से ये खराब आ रहा है पानी? 11th में पढ़ता था। 11th में तब से खराब ही आ रहा है, यानी कि साल भर से खराब है। तो क्या साल भर से सच में पानी खराब है पीने का? क्या नाम है आपका? निखिल कुमार। निखिल कुमार, आपके सभी टीचर हैं? ज्योग्राफी के टीचर नहीं है। ज्योग्राफी के है ही नहीं? नहीं। और संस्कृत की भी नहीं है? कौन पढ़ाता है ज्योग्राफी? रेणु दत्तानी, रेणु मैडम। बाकी ज्योग्राफी के है नहीं टीचर? हाँ। यानी कि आर्ट्स में नहीं है? आर्ट्स में 2 टीचर नहीं और यहाँ 2 टीचर नहीं। जैसा कि बच्चों ने बताया कि 4 स्टाफ लगभग, कॉमर्स में भी 2 स्टाफों की कमी है और आर्ट्स में भी कमी है। ये विषय आप सबके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। तो कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की जो कक्षा चल रही है, यहाँ पर हम मौजूद है हमारे पास में। जी, शुभ नाम सर? गणेश राम पुरोहित जी, हिंदी व्याख्याता हूँ जी। मैं लगभग 2016 से इसी विद्यालय में हूँ जी सर। और हिंदी साहित्य और हिंदी कंपल्सरी दोनों पढ़ाते हैं 11वीं 12वीं में। भवन के बारे में कुछ? भवन के बारे में सर, ये जो विद्यालय लगभग ये भवन बिल्डिंग बने
5 वर्ष हो गए, 5 लगभग, क्योंकि जब हम 81 या 82 में पढ़ते थे तब भी ये कमरे ऐसे ही कैसे बने हुए थे जी। उस समय खैर पानी नहीं गिरता, लेकिन अब यानी आप भी यहाँ पढ़े हुए हैं ऐसा? बिल्कुल इसी स्कूल में। हाँ, ये भी अच्छी बात है। 6ठी से 11वीं तक इसी विद्यालय में पढ़े हुए हैं। तब भी बिल्डिंग तब से बनी हुई है और आज लगभग 65 वर्ष हो गए यहाँ बिल्डिंग को बने हुए, और हर कमरे में कोई भी एक से ये 14 तक कमरे, 14 नंबर वाला कमरा है। प्रत्येक कमरे के अंदर बारिश के अंदर पानी टपकता है। एक दो कमरों का रिपेयरिंग भी करवाया, लेकिन रिपेयरिंग कराने के बाद भी कोई उसकी वो पानी टपकने की समस्या सॉल्व नहीं हुई। ऊपर छत वाला काम 3 बार करवाया हुआ है अलग अलग संस्था प्रधानों द्वारा, मतलब आज से 15 वर्ष पहले भी कराया, 10 साल भी और 2 साल पहले भी कराया, लेकिन वास्तव में जो निकारा जो होना चाहिए था हाँ वो नहीं हुआ है। और बार रिपेयरिंग के लिए भेजा भी गया है, लेकिन विभाग द्वारा इतना व्यापारिक दृष्टिकोण से स्वरूपगंज इतना मतलब समृद्ध है, और उसके बाद भी क्या भामाशाह आगे नहीं आते इन कार्यों? भामाशाह भी हो कि बड़ा है, बिल्डिंग बड़ी, इतना बड़ा भामाशाह यहाँ संभव इतना बड़ा भामाशाह। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, ये जो आपके विज्ञान वर्ग की पढ़ाई में कौन कौन से विषय के अध्यापक नहीं है, सब्जेक्ट के टीचर नहीं है आप? लेक्चरर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री हाँ, पर वो दोनों विषय हमारे अध्ययन में आ रहे हैं। अध्ययन में उसके अलावा क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? और ये भवन की समस्या है। भवन की समस्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश प्रजापति है। क्या समस्या बता रहे थे आप? वो मतलब यहाँ का पानी है ना, वो मतलब टंकी का आता है, तो मतलब पीने का पानी जो पीने का पानी है वो टंकी का आता है। कहाँ से टंकी से आता है? मोटर से। वो मतलब अच्छा नहीं आता, पीने लायक नहीं है ऐसा? ऐसे मतलब पीने लायक तो मतलब है, पर वो फिर वो फिल्टर नहीं, अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता, पीने में सही नहीं लगता। फिल्टर पानी अच्छा पानी नहीं है मतलब। हाँ। एक और विद्यार्थी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम आपका? आयुष प्रजापति। आयुष जी, क्या समस्या है? यहाँ विद्यालय में प्रार्थना सभा में मतलब सुबह बैठते हैं तब यहाँ फर्श के लिए मतलब गंदा है नीचे, और धूप भी लगती है, वो समस्या पूरी हो जाती है। मतलब कोई टिन शेड वगैरह नहीं लगा हुआ, ढका हुआ नहीं है ऐसा? इस वजह गर्मी ज्यादा? हाँ, गर्मी ज्यादा पड़ती है, मतलब 10 बजे का टाइम हो तब बैठना भी मुश्किल होता है धूप की वजह से। विद्यालय के अंदर यहाँ पर आने जाने में आपको रास्ते में क्या क्या दिक्कतें महसूस होती है? क्या ऐसी सुविधाएं सब है? कोई दूर दराज से आता हो, ऐसा हो कोई ऐसी समस्या है? विद्यालय के आसपास भी ऐसी कोई समस्याएं महसूस होती है? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं, लेकिन रोड की थोड़ी बात होती है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, तो दूसरे गांव से आते हैं तो थोड़ी समस्या हो जाती है। कहाँ से आते हैं आप? रोहिडा से। आप रोहिडा से आते हैं? तो रोहिडा में विद्यालय की स्थिति सही नहीं है क्या? हाँ, रोहिडा में साइंस नहीं है। रोहिडा में साइंस मैथ भी नहीं, और वहाँ भी टीचर की कमी तो है। टीचर की कमी, इसलिए आप यहाँ आते हैं रेगुलर। आने जाने के व्हीकल सभी मिल जाता है? हाँ, नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी समस्या। हाँ, यहाँ टीचर की कमी है, लेकिन यहाँ पढ़ाई ऐसी होती है कि मतलब प्राइवेट में भी ना जाए तो अच्छी पढ़ाई होती है। क्या नाम है आपका? मैं महेश रावल। यहाँ पे क्लासरूमों में फैन की प्रॉब्लम है, पीछे गर्मी लगती है बहुत ज्यादा। मतलब फैन नहीं लगे हुए? मतलब है लेकिन कम है। ये स्थिति सभी रूमों में है क्या सिर्फ इधर ही है? सभी रूमों में ये स्थिति है। क्या कहना चाहोगे? स्वरूपगंज के बहुत से बड़े व्यापारी और जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? फैन लगाने के लिए इन्होंने कह दिया है कि फैन की कमी है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो एक तो इस विद्यालय में किन किन चीज़ों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? सबसे पहला फैन इन्होंने बताया, ये व्यवस्था ठीक है। पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया। उसके अलावा बताया सबसे बड़ी और गंभीर समस्या यहाँ की ये थी कि यहाँ पर भवनों की स्थिति बहुत खराब है। अगर छोटा सा भूकंप का झटका अगर लग जाए तो यहाँ पर ये गिरने से बच्चों को चोट लग सकती है। ये बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या है। तो जितने भी लोग मारवाड़ लाइव से जुड़े हुए आप सभी देखे समझे, और इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आप भी प्रयास करें। जनप्रतिनिधि देख रहे हैं तो ये शर्म का सवाल है कि आपके यहाँ रहते हुए भी 65 वर्ष यहाँ पर होने आए हैं और इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो विद्यालय के बाद हम मौजूद है यहाँ पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वरूपगंज में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जानेंगे कि यहाँ की अस्पताल की, यहाँ के चिकित्सालय की, यहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं है, यहाँ पर लोगों को क्या क्या समस्याएं महसूस हो रही है, क्या क्या सुविधाएं पहुंची है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर नहीं पहुंची है। हॉस्पिटल में यहाँ पर हम मौजूद है और हमने यहाँ पर अंदर आते ही देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा इस केंद्र पर यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ हमें दिखी है। आइए जानते हैं कि ये भीड़ इतनी ज्यादा क्यों है और क्या कुछ यहाँ पर कामकाज चल रहा है। ओपीडी के यहाँ पर हम मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। नाम सर आपका? डॉक्टर सचिन। ये यहाँ ही इतनी ज्यादा भीड़ होने का कारण? यहाँ पे एक तो सीजनल बीमारियां जो चल रही है अपनी उसकी वजह से, दूसरा आसपास की जो भी भीड़ है, जैसे कि भोला तक की भी देखिए, इधर से अपने
नितोड़ा से, तो आसपास की काफ़ी सारी भीड़ यहीं पे आती है क्योंकि यहाँ पे जांचें प्रॉपर होती है, डॉक्टर्स की भी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। वहाँ पर CHC में मतलब उचित सुविधा नहीं है, शायद ऐसा ही है। हाँ। कुछ ऐसा। तो इस वजह से अपने यहाँ पे ज़्यादा भीड़ आती है। ज्यादा भीड़ आती है। ऐसी कोई अभी कोई गंभीर बीमारी ऐसा कोई चल रहा है? बीमारी नहीं, सीजनल बीमारियाँ चल रही है। सीजनल बीमारियाँ चल रही है। हाँ जी। हॉस्पिटल में हम मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राहुल शर्मा। अभी क्या है, मौसमी बीमारियां काफी चल रही है। इससे पूर्व में जब बरसात का सीजन था तब उल्टी, दस्त वगैरह ये पेशेंट ज्यादा थे, पेट दर्द। अभी क्या है, मौसमी बीमारियों का प्रकोप ज्यादा चल रहा है, जैसे खांसी, जुकाम, सर दर्द, गले में खराश, खांसी लंबे टाइम से रह रही है, तो इसी प्रकार के पेशेंट यहाँ ज्यादा रहते हैं। आसपास के इलाके में भी सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है, तो जो रेगुलर फॉलोअप पे रहते हैं, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनका भी लगातार आना जाना रहता है। आसपास का जो आदिवासी इलाका है उसमें जो डिलीवरी वगैरह होती है तो कब सब माल न्यूट्रिएंट है, तो एनीमिक के पेशेंट भी काफी मिलेंगे आपको। तो कंटिन्यू फॉलोअप पे आयरन सुक्रोज लगाने वाले पेशेंट भी काफी मिल जाएंगे। ऐसा है सर। यहाँ पर सीनियर डॉक्टर आप ही है? सीनियर डॉक्टर रामलाल जी हैं, जो विगत 13-14 साल से सर्विस दे रहे हैं। अभी मेरे को 1.5 साल हुआ है यहाँ पर स्वरूपगंज हॉस्पिटल में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर हम मौजूद है स्वरूपगंज में। यहाँ पर सीनियर इंचार्ज जो है अभी उनसे हम वार्तालाप करते हैं। श्री रामलाल जी मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये जानना चाहूंगा कि आपके इस अस्पताल में रोजाना के लगभग कितने पेशेंट यहाँ पर आते होंगे, कोई ऐसा कोई आंकड़ा? अभी लगभग 350 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे पर डे हमारे यहाँ, और उसमें मौसमी बीमारी के लगभग 30% के आसपास आ रहे हैं, जिसमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सर्दी जुकाम, हल्का फुल्का बुखार, जी मसलाना, इस तरह के पेशेंट अधिकतर आ रहे हैं, लगभग 30% के आसपास। तो रूटीन ओपीडी होता है, उससे ओपीडी बढ़ा है। रूटीन हमारे पास 250 के आसपास होता है, लेकिन अभी 350 प्लस हो रहा है हमारे पास। और दूसरी बात रही गवर्नमेंट की सभी तरह की हमारे पास दवाएं उपलब्ध, अभी 450 से ज़्यादा दवाएं उपलब्ध है हमारे पास। और हमारे यहाँ सभी 5 डॉक्टर भी अभी उपलब्ध हैं, पूरा स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ वगैरह, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सभी लगे हुए हैं। तो लोगों को हम पूरी सेवा दे रहे हैं। और फिर भी कोई गंभीर रोगी आता हमारे पास तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हम 108, 104 जैसी भी कंडीशन है, नियर में रेफरल सेंटर आबू रोड है, सिरोही है, वहाँ हम रेफर करते हैं। और पब्लिक की पूरी सेवा मन से सभी स्टाफ कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास जैसे नितोड़ा है, वहाँ ऑलरेडी हॉस्पिटल है, उसको छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। रोहिड़ा में CSC जो इक्वल स्वरूपगंज है, वहाँ से और उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ से भी काफ़ी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं। इसलिए हमारा ओपीडी काफ़ी ज़्यादा है। और सर, सुविधाओं के बारे में यहाँ बात करें तो जो भवन वगैरह है या फिर जो भी मेडिकल एसेसरीज है, क्या वो सब पर्याप्त है या उसकी कोई कमी है? जैसा कि हमने अंदर आते ही हमने देखा तो भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई, एक ही जगह दवा का सेंटर है, OPD है और सारा कुछ एक ही जगह वहाँ पर है। ऐसी कोई क्या कमी है भवन? बिल्कुल भवन की कमी है। बिल्कुल हमने हायर ऑफिसर को, गवर्नमेंट को लिख के भेजा हुआ है कि ये CSC जो एक PSC से CSC में कन्वर्ट हुई है, तो उस वक्त तो पहले बहुत कम OPD था। बाकी अब लोगों का विश्वास बढ़ा हमें इस हॉस्पिटल के प्रति, तो OPD बढ़ता गया दिनों दिन। तो अभी PSC से CSC कन्वर्ट होने के बाद CSC की बिल्डिंग की कमी है। अभी हमारे पास नया एक 20 खाट का वार्ड बना हुआ तैयार है, वो ओपनिंग का इंतजार कर रहा है। कुछ ही समय में शायद उसका ओपनिंग हो जाएगा, तब लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा डॉक्टर्स के चैम्बर है, जो 7 डॉक्टर तो 7 चैम्बर होने चाहिए, वो उसकी जगह भी 2 चैम्बर ही है हमारे पास। उसके लिए भी गवर्नमेंट को हमने लिख के दिया हुआ है। प्लस जैसे कि लेबर भी है, बच्चों के भी है, तो वो भी काफ़ी छोटे हैं। और बिल्डिंग बहुत पुरानी 1961 में बनी हुई है, जो काफ़ी नीचे दबी हुई है। तो हमने तो गवर्नमेंट को कहा हुआ कि पूरी CSC बिल्डिंग ही नई बन के दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अंतिम सवाल सर आपसे करना चाहूंगा कि ऐसी दुर्घटनाएं आसपास में कोई हो जाती है, उसको लेकर यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधाएं कैसी है? कितनी एम्बुलेंस ऐसे कोई अवेलेबल होगी? और वो पहुंच जाती है तो फिर लेकर आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे? एम्बुलेंस की सुविधाओं के बारे में या आपातकालीन सुविधाओं के बारे में जानना चाहूंगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपका। हमारे पास गवर्नमेंट की 3 एम्बुलेंस है अभी उपलब्ध, 108, 104 और एक BS एम्बुलेंस। तो ऐसे कोई मेजर एक्सीडेंट होता तो हम BS एम्बुलेंस है उसको भी हम काम में लेते हैं। बाकी 108, 104 तो बाकायदा कॉल पे जाती है और पेशेंट जहाँ भी इंजर्ड है वहाँ लेके आती है। डिलीवरी का पेशेंट 104 के थ्रू आ जाता है, वापस रेफर है तो 104 के थ्रू भी जाता है, और होम उनको भेजते हैं वापस घर तक 104 से। और 108 है वो 24 घंटे चल रही है। एक्सीडेंट है या डिलीवरी कोई भी केस है तो 108 24 राउंड द क्लॉक चलती रहती है, जिसमें एक नर्सिंग स्टाफ भी होता है, एक ड्राइवर होता है। और प्राइम ट्रीटमेंट वहीं ऑन रोड देके वो वापस हॉस्पिटल आता है। फिर हम डॉक्टर ऑन कॉल रहते हैं, तो बाकायदा उसका ट्रीटमेंट करके अगर यहाँ के लाइक है तो यहाँ पूरा ट्रीटमेंट देते हैं हम, उसको भी घर भेज देते हैं। और रेफर के लाइक है, अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसको हायर सेंटर नियर आबू रोड है, इधर सिरोही हॉस्पिटल में भेजते हैं। तो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने डॉक्टर साहब से बात की है। एम्बुलेंस के जो चालक और नर्सिंग स्टाफ जो साथ में रहते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा प्रोसीजर रहता है जब कोई घटना घट जाती है, और उसके बाद में आगे का जो पूरा तरीका क्या क्या रहता है, क्या क्या समस्याएं महसूस होती है और लोगों को क्या क्या सुविधाएं महसूस होती है। सबसे पहले मेरे साथ में चालक महोदय मौजूद है। पहले तो नमस्कार, शुभ नाम सर आपका? लक्ष्मण सिंह मेरा नाम है। लक्ष्मण जी, आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पर सर्विस करते हैं?
मेरे को स्वरूपगंज में 60 साल हो गई है। 4 साल हो गए। वैसे ही मेरे को 8 साल हुए ड्यूटी करते हुए। लक्ष्मण जी, जैसे हम बात करें कि कोई घटना यहाँ पर हुई है तो लगभग आपके एम्बुलेंस का यहाँ पर क्षेत्र कितना है कि आप कहाँ जा सकते हैं? क्षेत्र तो हम होता है कि जितना जल्दी हम पहुंच सके तो पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्सीडेंट बनास तक यहाँ है तो जल्दी कोशिश करेंगे, भुजला तक है। फिर अगर रोहिड़ा गाड़ी बिजी रहती है तो रोहिड़ा भी अगर कोई रेफर केस एक्सीडेंट होता है तो जाना पड़ता है। अगर पिंडवाड़ा है तो पिंडवाड़ा बिजी रहती है तो भी जाना पड़ता है। जितनी कोशिश होती है हम पूरा कोशिश मतलब स्पीड के साथ जाने की कोशिश करते हैं और हेल्प करने की, मतलब जल्दी से जल्दी हम पहुंचे। मतलब कोई किलोमीटर एरिया ऐसा कोई निर्धारित नहीं है? ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो जैसा कि ये आपने बताया कि ये स्थिति है, ऐसी स्थिति में जब कोई भी घटना होती है उस घटना पर आप पहुंचते हैं तो पहले तो सर आपका शुभ नाम? सर राकेश कुमार माली। कौन से पद पर है? मैं EMT पद पे हूँ, इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियन। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कामकाज रहता है? जैसा कि अपन एग्जांपल के तौर पर माने कि बनास के पास एक्सीडेंट हो गया है तो जहाँ पर 2-3 लोग घायल है किसी स्थिति में, उस स्थिति में आप यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर क्या पूरा आपका प्रोसीजर क्या रहता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि जहाँ भी लोकेशन पे, जिस भी लोकेशन पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से हमें कॉल आता है। कोई भी राहगीर जो गुजर रहा है या फिर वहाँ उनके रिलेटिव्स वो कॉल करते हैं। वो कॉल जाता है अपने जयपुर में जाता है कॉल सेंटर पे। वहाँ से हमारा जो कॉल है वो नियर बाई जो लोकेशन है, कॉलर से लोकेशन कंफर्म की जाती है कि आपकी लोकेशन कौन सी है। तो वो बताते हैं बनास के आसपास में जो भी गाड़ी, जो भी नज़दीक से नज़दीक जो भी गाड़ी फ्री है, चाहे वो आबू रोड की हो, चाहे रोहिड़ा की हो, चाहे यहाँ की हो स्वरूपगंज की, जो भी गाड़ी फ्री है पहले उस गाड़ी को ये केस मिलता है। जैसे ही केस मिलता है पायलट साहब के पास में, अपने पास में कॉल आता है, कॉलर से बात करते हैं कि जी कहाँ लोकेशन है, क्या है, कितने मरीज हैं और कितनी गाड़ियों की आवश्यकता है आपको। इस तरह से हम बात करते हैं। तो हमें पता चलता है कि भाई एक मरीज है तो हम एक गाड़ी के लिए तैयार रहता है और हम कहते हैं, उनको टाइम देते हैं कि भाई इतना किलोमीटर है तो लगभग इतना समय हमें लगेगा और जितना जल्दी होगा उससे जल्दी आने की कोशिश करेंगे। लगभग 1 मिनट में 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हम ट्रेवल करते हैं जब हम सीन पे पहुंचते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम जो कॉल करते हैं वो जयपुर जाता है और जयपुर कॉल जाने के बाद वहाँ से परमिशन मिलती है। तो लक्ष्मण जी, ये जानना चाहूँगा कि इस जो प्रोसेस में अगर लंबा टाइम लग जाए और उस घटना स्थल पर आप पहुँच नहीं पाए और किसी को कोई हताहत हो जाए, ऐसी स्थिति में ये टाइम कैसे मैनेज बनता है या कितना टाइम लगता है इसमें? ऐसा है सर जी, ऐसा तो होता नहीं है। अगर हम केस में बिजी है तो सबसे पहले यही होता है कि नज़दीकी गाड़ी, जैसे कि उदाहरण टाइप के आबू रोड एक्सीडेंट हुआ, अगर आबू रोड की गाड़ी बिजी है सबसे पहले तो उनके पास ही कॉल जाएगा। अगर वो बिजी है तो पास वाले लोकेशन पे जाता है फ़ोन दिलदर। अगर वो भी बिजी है तो स्वरूपगंज जाएगा, अगर वो भी बिजी है तो रोहिड़ा जाएगा। ऐसा तो फिक्स नहीं है कि सब एक्सीडेंट साथ में भी होता है, ऐसा है नहीं। बाकी तुरंत गाड़ी मतलब 30 किलोमीटर के अंदर पहुंच ही जाती है। भाजू देवानंद भाषा भाटुंद्राव। हाँ यो हाँ का नाम है पप्पा? समनो जी हाँ टाटा की कण आया था जुमला जी कितने तक बढ़िया थे? बढ़िया स्कूल का पूरे नीचे पूरा बन का आगे बनने का रुपया रे बारी रे बापे पाना तो जो ने लोने वाला एयो पाना छोटे लामल तबा दीबा ना रे पोजी उपाला में भिड़े मधुरे दूसरा दी छोड़िया आते वाती दी 124 5 रमेश जी मेरे साथ में मौजूद है, जो इनका जीवन पूरी तरह इसी प्रकार बीता है। तो हमें भूख लागे? हाँ भूख लागे क्या? हाँ भूख लागे है, भूख लागे अणोन तो मारवाड़ लाइव रे तरफती मोणोन 100 रुपया सब प्रेम भेंट करे रियो। हाँ कर लियो सा तो खाणो पो खाजियो थे। हमें थोड़ी मो बात करूं। हाँ बात जा भैया, बाय बाय राम राम बाय बाय ने। ओ भैया छे घर ने वर्ग की सोड़ी मनो बता रहो। मारे मर्जी राजी खुशी। हाँ मोटा हाँ ठल्ला दे मामा ठल्ला दे होय दे ठल्ला के हाँ ठल्ला दे बाय बाय का कहियो थे? बाय बाय टू मम्मी भैया भैया भाभी भाभी। जनसंवाद चल रहा है भावरी पंचायत का। स्वरूपगंज में हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद है, इनसे हम वार्तालाप करते हैं। पहले तो नमस्कार, मारवाड़ लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका भी। आपके स्वरूपगंज के बारे में कोई विशेष चीजें या विशेष मांगे ऐसी जो लंबे टाइम से चल रही है और उनकी पूर्णता नहीं हुई, अभी पूरी नहीं हुई है मांगे ऐसी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा स्वरूपगंज जो है वो हमारे जो यहाँ ऋषि मुनि हुए, मुनि महाराज, उनकी नगरी से जाना जाता है कि सिटी ऑफ मुनिराज भी कहा जाता है। और स्वरूपगंज की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो मूलभूत सुविधाएं काफ़ी है जिनसे अभी तक हमको महरूम होना पड़ा है। जैसे कि स्वरूपगंज के दोनों चारों ओर से आप ले सकते हैं कि चारों ओर से जो प्रवेश द्वार है और एग्जिट द्वार है, उन दोनों के अंदर बरसात के समय 2-3 महीने इतना पानी भरा रहता है कि उसकी बात पूछो मत। कहीं तो अननोन पर्सन जो आते हैं उनको जो बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए उसके अंदर किसी भी प्रकार का पानी भरा होता है, उसको पता नहीं रहता, तो कई बार गिरते हैं, बच्चों के भी लगती है। एक तो ये प्रमुख समस्या है। उसके बाद
हॉस्पिटल के अंदर जो भी सुविधा है वो पर्याप्त नहीं है। कस्बा बहुत बड़ा है और नगर पालिका की पूर्ण रूप से मतलब क्राइटेरिया पूरा करता था, उसके बाद भी हमारे इस नगर को वंचित रखा गया नगर पालिका से। और जो हमारा स्वास्थ्य के बाद शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए जो हमारी जो स्कूल है उसका, अभी हम स्कूल के अंदर बरसात के समय गए थे, उसके अंदर आप देखें तो बच्चे बेचारे पानी के अंदर ऊपर से पानी टपक रहा और बीच में बैठे हैं। और उनको जो पीडब्ल्यूडी के इंचार्ज है बराड़ा साहब, उनको भी हमने मौका निरीक्षण करवाया और उनको बताया कि किस प्रकार से हमारा जो देश का भविष्य, आने वाली जो पीढ़ी है वो किस प्रकार से पढ़ के इस प्रकार से क्या बड़ी होगी। मतलब पानी के बीच में पड़ रहे हैं बेचारे, कहीं बाल्टियां रखी हुई है, कहीं छीलन आई हुई है, कभी भी किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा हो सकता है। तो मेरा उन सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि यदि हमको दूसरी कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कोई नहीं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे नगरवासियों की केवल इतनी मांग है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए आप अधिक प्रयास करें। इसीलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मारवाड़ लाइव गांव-गांव जा रहा है और इस प्रकार की समस्याओं को उठा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमको ज़्यादा सुविधाएं अगर सरकार मुहैया नहीं करवाती, सरकार तो सभी को समान रूप से सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हमारे इस नगर के अंदर जो कमी है उसके लिए आप प्रयास करें। विद्यालय अच्छे होंगे तो हमारे विद्यार्थी अच्छे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है उसका बजट घटेगा और हमारा जो नगर है स्वस्थ रहेगा। जय श्री राम। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं जनसंवाद के इस कार्यक्रम में स्वरूपगंज की समस्याओं को जानने के बाद भावरी में, क्योंकि इसी के नाम से ये पंचायत है जो भावरी पंचायत है, तो भावरी गाँव में हम जानेंगे क्या क्या यहाँ की समस्या है और क्या कुछ यहाँ की विशेषता है। हमारे का हो रही है, अब तो रिपेयर हो गई है, लेकिन वो पानी ज़्यादा बढ़ता है, यहाँ भी बढ़ता है, उस साइड भी बढ़ता है पानी की समस्या। यहाँ पर किस जगह? ये अपने स्कूल के सामने, स्कूल के सामने पानी बढ़ता है। पानी इस तरफ कहाँ बता रहे हैं आप? उस तरफ अपने ये सौबरे बोलते हैं उस तरफ। तो ये भावरी पंचायत और स्वरूपगंज इसका हिस्सा है। बिल्कुल, स्वरूपगंज इसका हिस्सा। हाँ, तो स्वरूपगंज हिस्सा है, भावरी पंचायत है, पंचायत भावरी है। जैसा कि भावरी ये पंचायत और स्वरूपगंज वो जिस प्रकार इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो एक्चुअल में पंचायत का हेडक्वार्टर भी यही है या स्वरूपगंज में? पंचायत कार्यालय तो स्वरूपगंज में, तो यहाँ पे नहीं, बस नाम का भावरी पंचायत है, बाकी वो नहीं है। तो हम गाँव के मुख्य सर्कल पर यहाँ पर मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पर वरिष्ठगण यहाँ पर मौजूद है, तो इन सभी से हम बातचीत करते हैं कि भावरी की क्या क्या विशेषता और क्या क्या समस्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सर। शुभ नाम सर आपका? प्रभुराम चौधरी। प्रभुराम जी, प्रभुराम जी, यहाँ पर लगभग कितने घर होंगे, कोई संख्या भावरी में? 250-300 घर है। 250-300 घर है। तो यहाँ पर 250-300 घर में ये जानना चाहूंगा ज्यादातर कौन कौन सी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है और ज्यादा प्रतिशत किनका है? यहाँ चौधरी आजना समाज का ज्यादा है, उसके कुछ पुरोहितों के मकान है जी, माली है, सुतार है, सुवार है जी, और मतलब ये सब जनरल जाति, जनरल ओबीसी है जी। जैसा कि सर हम जनसंवाद के लिए अलग अलग गांवों में गए, आज भावरी पंचायत में आए, तो सबसे पहले जो स्वरूपगंज जो है भावरी पंचायत का हिस्सा है, वहाँ पर लोगों ने ये विशेष मांग उठाई कि नगर पालिका हमारे लिए बननी चाहिए। तो भावरी में तो ऐसी मांग नहीं कि हमारे सेपरेट पंचायत ही होनी चाहिए, ऐसा कोई? भावरी वालों ने मांग की है भावरी पंचायत को अलग की जाए जी, स्वरूपगंज से जी मांग रखी है। और नगर पालिका तो कई वर्षों से मांग कर रहे हैं स्वरूपगंज वाले, बाकी हो रही नहीं है। हम बात करें तो भावरी ये जो नामकरण हुआ इसकी कोई जानकारी सर आपके पास? ये तो 500 वर्ष पहले की बात है। कोई भावरी यहाँ के कोई रबाड़ी जाति के लोग बसे थे जी, उसमें कोई भावी नाम की औरत थी, उसके नाम से भावरी नाम तक पड़ा। बिल्कुल 500 वर्ष पहले। जी जी जी। तो हम बात करें यहाँ पर, राम राम काकू, ठीक हो? एक और वरिष्ठ कहने इनसे बात करते हैं। शुभ नाम आप? नाम मूड़ा जी। क्या करो, खेती बाड़ी काम काज करो? ठीक है ना, खेती बाड़ी भी ठीक है बढ़िया। तो किसान समृद्धि बीजा सरकार जी कोई आगे थी, कोई सहायता मलेरिया के? कोई सरकार जी पेंशन आवे, बीजू का साथ पेंशन आवे।
नहीं के जमीरा पिया एक हाँ तो वाइस के लिए हाँ तो वाह जमीरा पिया बीजा मतलब भाई तो पहुंच ही रही होता है हाँ मैं पेंसिल मिले जी पेंसिल भी मिले है बिया का समस्या है आपरा गांव में एरी समस्या जो लंबा टाइम थी नोरा समाधान ने हुआ अरे समाधान तो समस्या तो कोई नहीं का है बस बढ़िया है बाढ़ ग्रस्त में है वो बंद है क्या उसको अरे जाति होते वो मोरे से वो ये आबादी नहीं हुआ बाढ़ ग्रस्त गाँव में विकास नहीं दे रही है बाढ़ ग्रस्त गेट लगने चाहिए डैम के डैम के गेट लगने हाँ डैम के गेट होने चाहिए बाढ़ ग्रस्त है क्या काम छोटा छोटा ही रहा है यूँ गांव से लोग निकल रहे हैं लेकिन और अंदर नहीं आ रहे मतलब ये दोनों तरफ पानी की ये इस प्रकार से इधर पास में दोनों तरफ नदियां है और गांव वाले कहाँ जाएंगे फुल बारिश होती है तो डैम का पानी पूरा अंदर आता है इधर पूरे गांव में पूरा भर जाता है तो गेट लगने चाहिए ये गांव में विकास नहीं हो रहा है गांव के लोग और बाहर जा रहे हैं फिर ये गांव तो कुछ और ही होता है यूँ गांव की यूनिटी में हम बात करें तो आपके गांव में ऐसे कौन कौन से सामूहिक कार्यक्रम हर साल ऐसे कोई होते रहते हैं कोई मेले रीति रिवाज ऐसा कोई ऐसे तो हर होता है नवरात्रि में जी सर एक तो हर गांव का लब्धेश्वर जी का मेला होता है जी इस रामा पीर का होता है जी सामुंडा माता जी का होता है जी साल में 3 तो गांव के मेले होते हैं जी और नवरात्रि के धूमधाम से होता है नवरात्रि भी अच्छी मनाई जाती है नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है बाहर से लोग आते हैं देखने की हाँ जी शुभ नाम सर आपका बाबूलाल जी क्या काम काज करते हैं सर ये खेती का और मैं ऑटो चलाता हूँ ऑटो चलाते तो मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पर रोडों की स्थिति किस प्रकार की रोडों की जैसे बावरी एरिया में तो ठीक है रोडों की बावरी एरिया में अच्छी पीने के पानी की सुविधा वगैरह पानी अच्छे सुविधा है पानी की वगैरह सुविधा ठीक है पानी की सुविधा है यहाँ पुरानी बावरी में तो वार्ड संख्या 3 है के वो पुरोहितवास है जी पड़वावास है जी और पुरोहितों का फरा है वहाँ पानी की समस्या है वो नलों का पानी आता है वो वहाँ पानी उनको मिलता नहीं है वो उनको खारा पानी पीना पड़ता है अंतिम सवाल आप सभी से ये लेना चाहूंगा एक थोड़ा राजनीति के तौर पे सवाल जरूर होगा लेकिन ये रखना चाहूंगा कि बावरी पंचायत क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण क्या होता है मैंने सुना कि बावरी का इसमें जो दबदबा स्वरूपगंज से ज्यादा बावरी का दबदबा ज्यादा रहता बावरी में राजनीतिक पार्टी बीजेपी के वोट यहाँ 80% है 80% नहीं 90% जी 1% ही कांग्रेस को जाता है और जो बावरी का सरपंच चुनाव है वो इस गांव में एकता होती है और गांव वाले सुनते हैं वही सरपंच बनता है गांव से ही बनता वो जाले गांव बारे मलेन जो एक बहुत बड़ी कई वर्षों का इतिहास है 40 साल कोई भी जाति का बनो लेकिन गांव से ही बनेगा सरपंच मतलब एक बैठक होगी पूरे गांव की बैठक होगी कोई भी जात का हो लेकिन बावरी से ही होगा वो सरपंच एकता बड़ी है पाइप आवे रही हो गए तो नल लागोड़ा तो बनो माता टोटी है ही नहीं नल है ही नहीं सही है तो वो आगे पानी आती ही नहीं वो बटे से रोड बातें साल है ऊपर पानी ना आवतो पानी ऊपर नहीं आवतो प्रेशर तो बड़ा दे पानी जा परो आने लापट में से करनो रोग में से बना दो नल लागोड़ा बंद करवा चाहिए नहीं यूज है नारी वार्ड संख्या 2 और 3 वार्ड संख्या 2 और 3 बावरी पंचायत की वार्ड संख्या 2 और 3 में ये समस्या 3 में गंभीर समस्या है गंभीर समस्या 3 में है इसका कारण ये है कि पहला तो ये नल ये हां बस ये पहला कारण यही है हां कितने टाइम से सर समस्या होगी बस ना पानी और दीदू के का टेम्पो हुए दे दीदू को कहा है जो टोटी निकाली यही साल लगभग 2 साल हुई भाई 1.5 साल का पास नारियों में कोरी गंदगी कहते कोई साफ सफाई तो बेती नहीं अच्छा लाइट खराब थी मोरा दाए रोड लाइट ठीक है ये खराब है कोई हाई करवा वाला आता है पानी की है और ये नाली सबसे ज्यादा गंदगी ये सबसे बड़ी तो ये समस्या है कि नाली वहाँ से ब्लॉक है देखो वो रोड पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे भी बिल्कुल भरा हुआ है इधर देखोगे तो इधर भी भरा हुआ है उससे रोड पूरा टूट गया नालियों का ब्लॉकेज हुआ है हाँ नालियों का ब्लॉकेज है कोई साफ सफाई या पंचायत से वगैरह इस प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसा कुछ साफ सफाई तो कभी कभी आते सफाई देखो आप देखो सफाई है कि नहीं 2 महीने से सफाई नहीं हो रही है सफाई नहीं हो रही है
तो एक तरफ तो मैंने आगे जो उनसे बात की थी उन्होंने बताया कि हमारे गांव की पूरी एकता है और हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं सभी मिलकर। तो उनको आपने कभी शिकायत की ऐसा कोई? नहीं कोई सुनते नहीं। हमारे गांव में ऐसे गोचर है तो सब दबा के बैठे। गोचर अतिक्रमण, हाँ, ये मामला तो लगभग सभी पंचायतों में चल रहा है। जैसे नितोड़ा में भी आंदोलन चल रहा है। गोचर तो सब आदिवासियों ने रोक के खाली करवा दिया। हाँ, नितोड़ा में खाली करवा दिया, फिर भी कब्जे कर दे, वापस पकड़ के लेके जा रहे हैं। हमारा उधर समस्या ज्यादा है, यहाँ गाय चराने के लिए कुछ नहीं है। खेल मैदान सर है या नहीं है? खेल मैदान वगैरह है तो सही, लेकिन व्यवस्था किसी भी प्रकार की खेल मैदानों के लिए नहीं है। साफ सफाई वगैरह का भी होती खेल मैदान पड़ा है लेकिन सुनसान पड़ा है, कोई मतलब है नहीं। कोई खेलने बच्चे मतलब जाते नहीं है, इसलिए नहीं जाते कि जाने लायक नहीं, खेलने साफ सफाई वगैरह कुछ है नहीं। और खेल मैदानों पे भी कब्जा हो गया है बहुत सारे लोगों का। पीवा पानी रो आवे के घरों में અમે પીવારો આવે છે કોકને ભાઈયા દે આઈએ ના હું એને બિલ લઈને આવ્યો હા માવડે જારોલી માં એને બિલ નહીં લેતો ચાલો બિલ ને લે ના ના બિલ લે એટલે બિલ લઈને તો કાનું પાણી રો પાણી આવે કે ના આવતો? પાણી કે આવે આપણો ધાય લ્યો એ કરી મને કરી હોય शिकायत को पंचायत में भी शिकायत की सरपंच भी आवे के नहीं? હા હવે હાર ગો ફૂટો પીએ પંચાયત में તો કાહે कोई नहीं, पंचायत भंग हो गई है। हाँ, पानी की समस्या बड़ी बताई इन्होंने। पानी तो वो पिए ना भाईजा ना गोसर मर तो गाइया रे जोई रे गाय करे वेस मो ध्राव गाइया करे राखो मोरा रोड बिना बिजा नहीं अबार में ध्राव में हिमालय कायो आके ने दारो पकाड़ो उनको थम मातियारो लावो हर गोसर हारे प्लेन जादन दे उभी राखनी गोचर गोचर हाँ, गोचर में गाय गोचर है नहीं, कहाँ खड़े ले जाके खड़ी करे। गोचर बिल्कुल खड़ी रखने के लिए नहीं है। पूरे आदिवासी लोग के कतरा टाइम थी अतिक्रमण भाई कागी? 3-4 साल गोचर तो बिल्कुल दबा दिया आदिवासियों ने। ऐसा है स्वरूपगंज के जितना भी कचरा कुंडा है ना वो पूरा यहाँ ट्रैक्टर से यहाँ डालते हैं नदी में। हाँ, ये आप खुलासा करो, पर्यावरण के लिए सबसे नुकसान है। मतलब पूरे स्वरूपगंज की गंदगी यहाँ डालते हैं? हाँ, ट्रैक्टर से ये डालते। हाँ, रोज की बात है? डेली 2-3 ट्रैक्टर आते हैं। जैसे मरती है वो भी यहाँ लाके डालते हैं। मरते हैं वो बीमारी की गाय हुई के तब ये लाई। चलिए, तो हम थे भावरी में हमें बहुत कुछ चीजें जानने को मिली। पीने के पानी की समस्या के बारे में जानने को मिला, गोचर के अतिक्रमण के बारे में हमें जानने को मिला, और उसके अलावा जैसा कि इन्होंने बताया कि गंदगी वगैरह भी यहाँ पर नदी के अंदर। क्या कहना चाहोगे सभी नेताओं को? सांसद महोदय, एमएलए महोदय, सरपंच सभी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? ये लोग तो कहते हैं तो आते भी नहीं इधर। मतलब मांग पूरी होनी चाहिए गोचर की, और ये गंदगी पानी की ये समस्या नहीं होनी चाहिए, लाइट की ये समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि भावरी पंचायत का जनसंवाद था, जनसंवाद कर हम पंचायत में पहुंचे। पंचायत में हमारे साथ सरपंच महोदया मगनी देवी जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। पहले तो जी बहुत कुछ समस्या जैसा कि हमें जानने को मिली, उन समस्याओं में से सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी समस्या जो स्वरूपगंज के अंदर आते ही पानी के भराव की जो समस्या है, बजरंग चौराहे के यहाँ भी है और सुबह सर्कल से आगे की तरफ जाए वहाँ भी समस्या है। तो ये समस्या लंबे टाइम से, इसको लेकर पंचायत ने क्या प्रयास किया? जो पंचायत ने किया, जो खड्डे हैं वो पंचायत की तरफ से पूरी कोशिश की है उनको भरने की। और ये है जो PWD का है मेट्रो ओनर भी, हमने लेटर दे दिया है, वो करेंगे उनकी कुछ कोशिश। तो हम जैसे जनसंवाद में आगे गए तो इंदिरा कॉलोनी की तरफ गए, रेलवे लाइन पार करके उस तरफ। तो इंदिरा कॉलोनी में वहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने बताया कि पानी की समस्या यहाँ पर थोड़ी बहुत जानने को मिली है, कि पीने के पानी की समस्या है। तो इसको लेकर कुछ ये PhD वालों का है विभाग से, तो उन्होंने बोल दिया है कि अगर पाइपलाइन बिछाने के बाद में उनका पानी की जल्दी आपूर्ति कर दिया। कचरा जो है हमें देखने को मिला बजरंग चौराहे से आगे की तरफ, शमशान के वहाँ सामने की तरफ, और उसके अलावा कुछ एक जगह और देखा। तो कचरा जहाँ तक है, इसके लिए कोई सफाई की व्यवस्था कोई की जाती है या नहीं? इसकी जो है अभी वो प्रक्रिया निकाली गई है उनकी टेंडर की, तो वो कचरा पात्र हमको निश्चित जगह पर लेकर दिखा देंगे। रोड की हमें एक जानकारी मिली कि जो पुराना बस स्टैंड के वहाँ रोड है पीछे की तरफ, जो बताया कि वो थोड़ा टूटा फूटा और खड्डे भी है वहाँ पर। तो इसको लेकर ये रोड कब बनेगा या कब बनने की संभावना है? ये वो है PWD का है, तो उसको हमने लेटर भी दे दिया। अगर आप चाहो तो मैं उसको बता देती हूँ।
बावरी में हम गए तो बावरी में वार्ड 3 जो बताया, जहाँ पर पुरोहितवास और बाकी भी कुछ एक घर है, तो वहाँ पर पीने के पानी की समस्या बताई गई। तो ये आपके जानकारी में आया है या नहीं आया अभी? ये मेरी जानकारी में आई है। मेरे पहले से भी प्रॉब्लम है। मैंने 2-3 बार पंचायत समिति में बता दिया है उनको कि ये पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन पाइपलाइन पुरानी है, इसकी वजह से दूसरी पाइपलाइन बिछाने के बाद में उनकी पाइपलाइन की किया जाएगा, पानी की आपूर्ति की जाएगी। गोचर पर अतिक्रमण की हमें जानकारी मिली, तो इसको लेकर पंचायत ने क्या एक्शन लिया है या आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? गोचर के लिए भी मैंने दे दिया सर वीडियो साहब को, और जाब्ते की मांग की है। जब जाब्ता मिलेंगे हम तुरंत हटवा देंगे। जैसा कि हम बावरी में गए तो वहाँ पर युवा साथियों ने बताया कि जो खेल मैदान तो है, लेकिन वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा है, तो उस खेल मैदान की कोई सफाई या उसको व्यवस्थित करने का कोई प्लान है? इसको हम जब भी होगा तभी हम पंचायत से करवा देंगे उसको। तो जो बताया कि बावरी वहाँ नदी में कुछ कचरा स्वरूपगंज से वहाँ डाला जाता है, ये जानकारी हमें मिली। ये स्वच्छ भारत मिशन RRC का है, जो ये को करने के लिए पूरा किया जाएगा। अंत में 3 चीजें ऐसी मिली जो पंचायत के कार्य क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि पंचायत ने इसको लेकर क्या प्रयास किया। सबसे पहली समस्या ये कि जो रेलवे वाला RUB जो ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरता है और लोगों के आने जाने में यहाँ पर बहुत दिक्कतें पैदा होती है। तो इसको लेकर क्या पंचायत ने रेल प्रशासन विभाग से कोई बात करने की या फिर सांसद महोदय की तरफ कोई इस प्रकार की कोई इन्होंने मांग रखी पंचायत के द्वारा? कोई रेलवे वालों को भी मैंने खुद बोल दिया था, और मैं SDM साहब के पास भी गई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं तुरंत पानी निकलवा देगी मोटर लगा के पानी। एक और हमें जो मांग उठी यहाँ पर स्वरूपगंज में विशेषकर कि बस स्टैंड हमारे नहीं है, तो बस स्टैंड को लेकर क्या कुछ प्रयास कब बनने की संभावना है, बन पाएगा या नहीं? बस स्टैंड के हम प्रयास तक कर रहे हैं, हो सके तो जल्दी बन सके। अंत में एक अंतिम सवाल ये कि बस स्टैंड के अलावा ये कहा कि स्वरूपगंज का जिस प्रकार विकास और फैलाव है, उस आधार पर स्वरूपगंज को नगर पालिका बनाने के लिए भी मांग उठ रही है, तो पंचायत भी इसके लिए कुछ आगे मांग रख रही है? ऐसी कोई बातचीत पंचायत की तरफ से मैंने सरपंच बनने के बाद में मैंने 3 बार लेटर दे दिया नगर पालिका के नीरज डांगी जी को, सांसद को। जी, अंत में एक सवाल ये करना चाहूँगा कि सरपंच जो होते हैं सभी गाँवों में, पंचायतों में, हमने ये सवाल रखा है कि आपके कार्यकाल में क्या ऐसे कुछ जो काम थे जो आप चुनाव लड़ने से पहले आपने रखे थे कि ये काम मैं करना चाहूँगी, तो वो कौन कौन से काम हुए और कौन कौन से काम आगे होने वाले हैं? तो रामेश्वर मंदिर जी के सामने वो उद्यान किया गया है, और दूसरा ये जो सिरोही जिले की सबसे बड़ी पंचायत होने के बावजूद भी इसके सही अधिकारी बोलते थे, तो उसका निर्माण कार्य करवाया, और सभी पंचायत भवन का नया निर्माण करवाया, और ये सभी शमशान घाट है उनके जो कार्य जो अपूर्ण थे उनको सभी को पूर्ण करवाया, और भी जो मिले काम में पूरा करवाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में बावरी पंचायत के सरपंच महोदया मगनी देवी जी। आज का सफर था बावरी पंचायत क्षेत्र का। बावरी पंचायत के स्वरूपगंज में हम गए, वहाँ की बहुत कुछ चीज़ों को, समस्याओं को, विशेषताओं को जाना। बावरी की समस्याओं को, विशेषताओं को हमने जाना। वो सारी समस्याएं, विशेषताएं सब कुछ लेकर हम पहुंचे पंचायत में जाकर हमने सरपंच महोदया से वार्तालाप की कि किस प्रकार ये शिकायतें आपके सामने पहुंची है, कब तक समाधान होगा। सारी जानकारी आपको कैसी लगी? मारवाड़ लाइव का जनसंवाद का ये कार्यक्रम, पिंडवाड़ा तहसील का ये कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी भी है, और अब यह है कि पिंडवाड़ा छोड़कर हमें न जाने अब कौन सी तहसील में जाना पड़ेगा। अब आप सभी कमेंट करें कि पिंडवाड़ा तहसील के गाँवों का जनसंवाद तो हो चुका है, कौन सी तहसील के गाँवों का जनसंवाद हम शुरू करें और आगे क्या नया और अनोखा करना चाहिए मारवाड़ लाइव को। ये सफर बेहतरीन था। इस सफर में मेरे साथ में कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर, एडिटर रवि झिंगोर और बहुत से साथी, पूरी टीम मेरे साथ में थी। पूरी टीम के लिए, मारवाड़ लाइव के लिए एक बार कमेंट जरूर होना चाहिए। ये सफर आपको कैसा लगा और आगे जी हाँ कहाँ जाना चाहिए ये भी बताएं, और स्वरूपगंज के बारे में और यहाँ की जो मांगे हैं उन मांगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि बस स्टैंड की मांग, नगर पालिका के संबंधित मांग, बाकी भी बहुत सारी मांगे यहाँ पर थी। जो मांगे क्या जायज है तो किस प्रकार इनका निवारण होगा, किस प्रकार ये मांगे पूरी होगी, ये भी कमेंट करें। आपके विचार सराहनीय है। आप सभी यूं ही जुड़े रहे। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और स्वरूपगंज बावरी पंचायत के इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि पिंडवाड़ा तहसील के जनसंवाद का ये अंतिम वीडियो था। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।